बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स्ट चैनल के 58 सेशन के अंदर हम आपके पास हाज़िर खिदमत हैं। सेशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मखदूम रशीद एडवोकेट से गुजारिश है कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़िरीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि पिछले 10-11 लेक्चर से हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सेक्शन बाई सेक्शन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशन के साथ उसको हमने साथ स्टार्ट किया हुआ है। बहुत ही रेलिवेंट और बड़ा जो मेन रीढ़ की हड्डी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 122, जिसके अंदर आपकी दी हुई जो ओरिजिनल असेसमेंट है उसको अमेंड या फर्दर अमेंड किया जा सकता है, उसको हम बड़ा डिटेल से देख चुके हैं। उसी से रेलिवेंट पिछले लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 21 को स्पेशली देखा था कि वो कौन सी सूरतें हैं जहाँ हमारे दिए गए एक्सपेंसेस जो है वो सेक्शन 122 में डिसअलाउ हो सकते हैं, जो रिजल्टेंटली साफ ज़रा कि हमारी इनकम बन जाएंगे और हमें मज़ीद टैक्स देना पड़ेगा। आज भी उसी टॉपिक को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारा मेन जो आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट आप समझ लिए, वो अलाउइंग एंड डिसअलाउइंग ऑफ एक्सपेंडिचर जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कब को एक्सपेंडिचर अलाउ होता है और कब डिसअलाउ होता है। जो भी सेक्शन हम पढ़ते हैं तो वो टर्म एंड कंडीशन बताता है कि किन टर्म एंड कंडीशन के तहत कुछ सेक्शन जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउएबल है और किन टर्म एंड कंडीशन के तहत या शराइत पूरी ना होने पर वो डिसअलाउ हो जाता है। जो हमारे सेक्शन हैं 174, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 108, 109 ये मोस्ट रेलिवेंट है हमारे आज के टॉपिक के साथ। तो ये सेक्शंस भी हम देखेंगे, इससे रेलिवेंट केस लॉज भी हम देखेंगे और ये समझेंगे कि जो भी हम अपना एक्सपेंस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर पोस्ट करते हैं तो हमें उसकी बैकअप लॉ नॉलेज होना चाहिए कि किन सूरतों में ये हमारे पास अलाउएबल एक्सपेंस है और किन सूरतों में ये अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं सर मंशा सुखेरा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारी इस बड़े अहम मौजू के ऊपर डिटेल रहनुमाई करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस टॉपिक जो है एडमिसिबल एंड इनएडमिसिबल बिजनेस एक्सपेंडिचर्स या अदर एक्सपेंडिचर अलाउबल और या इनएडमिसिबल अगेंस्ट द हेड ऑफ इनकम। तो बेसिकली एडमिसिबिलिटी और इनएडमिसिबिलिटी ऑफ जो एक्सपेंडिचर है इसमें 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि वो दैट इज फॉर द पर्पज कह लेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ दैट हेड ऑफ इनकम। जैसे सैलरी है तो दैट हैज़ बीन इनकम फॉर द पर्पज ऑफ दैट हेड ऑफ इनकम, या आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो हमने देखना है कि दैट हैज़ बीन इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो थर्ड आपने देखना है अगर बिजनेस एक्सपेंडिचर है तो आपने देखना है कि दैट हैज़ बीन इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ होली एंड एक्चुअली फॉर अर्निंग ऑफ बिजनेस इनकम। इसी तरह कैपिटल गेन वाला है तो दैट इज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग ऑफ कैपिटल गेन। और थर्ड आखिरी में अदर सोर्स, इट रिलेट टू अदर सोर्स तो इट इज हैज़ बीन इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द अदर हेड ऑफ इनकम। तो पहला समझ ले, पहली जो कंडीशन है या जनरल प्रिंसिपल है वो पर्पज़ है कि उसी पर्पज़ के लिए तो फिर वो अलाउबल है।
दूसरा मोस्टली जो कंसेप्ट है या वो टैक्स पीरियड का या टाइमिंग है कि कब आपको अलाउबल है। तो टाइमिंग के लिए वो टैक्स पीरियड या टैक्स ईयर है, क्या उसी साल से या टैक्स ईयर से रिलेट करता है। अगर इस साल के लिए रिलेट करता है तो इसी साल की इनकम से वो रिलेट करता है तो इस साल में अलाउबल होगा। पिछले साल से रिलेट करता है तो उस साल में होगा, अगले साल में रिलेट करता है तो उस साल होगा। इनकरेंस या उसकी पेमेंट जो है रेलेवेंट है। पेमेंट आपने हो सकता है उसकी पिछले साल में दी हो या फ्यूचर ईयर में दें या करंट ईयर में दें। पेमेंट का कंसेप्ट नहीं है कि पेमेंट से अकॉर्डिंगली नहीं हो, अनलेस एट अकाउंटिंग मेथड उसका पेमेंट बेस वाला है। अगर अक्रूवल सिस्टम है तो उसमें जिस साल में अक्कर हुआ है और जिस साल से वो मैच करता है फॉर द अर्निंग ऑफ इनकम तो उस साल में वो अलाउबल होगा। पिछले साल में हम नहीं क्लेम कर सकते, आप अगले में उसी साल में आप क्लेम करेंगे। तो दूसरा कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग पीरियड का और उसका रिलेशन टू दैट अकाउंटिंग पीरियड या टैक्स ईयर कह लें, टैक्स पीरियड, उससे रिलेट है। आखिरी वाला जो है उसकी नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर कि नेचर देखना है कि जनरल रूल ये है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू से मुराद ये है जो ऑर्डनरी यूजुअली और रूटीन में रेगुलरली जो अक्कर होते हैं एक्सपेंसेस फॉर द अर्नर ऑफ दैट इनकम, या जिनका बेनिफिट एक साल के लिए उसी साल के लिए होता है तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो रेवेन्यू जनरल रूल ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अर्निंग ऑफ दैट इनकम बिजनेस या दूसरी इनकम जो है वो जो है वो अलाउबल एक्सपेंडिचर होगा, अनलेस अनटिल उसको लॉ ने कहीं उस लिमिटेशन कंडीशन लगाई हुई है कि इन कंडीशन में अलाउ होगा या उसने कहा हुआ है कि ये अलाउ नहीं होगा। तो जनरल रूल ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है जो इनकर हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ दैट बिजनेस तो वो अलाउबल होगा, अनलेस अनटिल उसको डिसअलाउ लॉ ने किया हो। इसके आगे दूसरा रूल जो है वो जनरल रूल है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है यूजुअली वो कैपिटल और पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है यूजुअली इनएडमिसिबल होते हैं अनलेस अनटिल उसको लेजिस्लेटर ने या लॉ ने अलाउ किया हो फॉर द पर्पस ऑफ दैट इनकम। तो वो तीन ये बेसिक कंसेप्ट है। बाकी हमने सेक्शन 20 देखा था जिसमें जनरल रूल थे ऑफ डिडक्शन के, फिर आगे 21 देखा था उसमें हमने इनएडमिसिबल देखे थे ये है। उसके बाद आज हम और भी टॉपिक देखे थे, लेकिन पहले हम फोकस करेंगे रीडिंग करेंगे सेक्शन 174 की और फिर आज ज़्यादा फोकस हमारा केस लॉ पे होगा। पहले 174 हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस देखेंगे कि जो यूजुअली जो वर्ड यूज हुए इन दी सेक्शंस तो उनके क्या मीनिंग स्कोप है या एडमिसिबिलिटी इनएडमिसिबल के क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो कहाँ वो अलाउ हो सकता है कहाँ डिसअलाउ हो सकता है, तो विद रेफरेंस टू केस लॉ हम देखेंगे। तो रिकॉर्ड में इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसअलाउइंग को डील करता है वो सब सेक्शन 2 है। पहले हम ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज बाय द कमिश्नर एवरी टैक्स पेयर शैल मेंटेन पाकिस्तान सच अकाउंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एज में बी प्रेस्क्राइब। तो ये विद रिगार्ड टू प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड आपने करना है। आगे रूल है 32, 29, 28 से वहाँ है। तो मेनली हमारा आज का जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सब सेक्शन 2 है कि ये the commissioner may disallow, so disallow or reduce a taxpayer claim for the deduction if taxpayer is unable without reasonable cause to provide receipt or other record or evidence of the transaction or circumstances giving rise to the claim for the deduction। तो इसमें 3 कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो 6 बनती हैं। अगर हम देखें तो कब वो डिसअलाउ हो सकता है, अनेबल विदाउट रीजनेबल काज। अगर उसके पास रीजनेबल काज है तो फिर उस सिचुएशन में ये बेशक इवन दो उसके रीजनेबल काज है तो उसके पास रसीद नहीं भी है, रिकॉर्ड नहीं भी है, एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं भी है और सरकमस्टांसेस भी नहीं है तो फिर वो अलाउबल है, उसको डिसअलाउ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह कि इनमें से कोई चीज़ भी दे दे टू प्रोवाइड, नंबर 1 रीजनेबल काज नहीं है तो फिर ये चीज़ों में से कोई एक दे दे। नंबर 1 वो बता दे कि ये रसीद है एक्सपेंडिचर की, दूसरा वो बता दे कि ये लेजर रिकॉर्ड ये वाला है, या कोई और एविडेंस बिल है या और कोई चीज़ है या एग्रीमेंट है या वो उसका ट्रांजैक्शन का एविडेंस दे दे, या यही बता दे कि इसके सरकमस्टांसेस जिसकी वजह से रहा है। हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है, आप जाते हैं दुकान पे कोई चीज़ लेते हैं, रसीद वो नहीं देता तो अमाउंट थोड़ी है, माइनर है, तो उस सिचुएशन में सरकमस्टांसेस गिव राइज टू दैट पर्पस, तो उसमें सरकमस्टांस भी आगे एक्सप्लेन कर दें तो वो आपको अलाउबल होगा और इस सिचुएशन में वो डिसअलाउ नहीं किया जा सकता।
अब हम केस लॉ पे देखेंगे, इन्हीं 6 सिचुएशन है, इसमें बहुत से चांसेस हैं कि आपको डिस आर्बिट्ररी या मैकेनिकली ऐसे ही डिसअलाउ नहीं किया जा सकता है, या किसी एक बेसिस पे नहीं किया जा सकता, रसीद नहीं है या रिकॉर्ड नहीं है या एविडेंस नहीं है तो डिसअलाउ है। अगर आपने सर्कमस्टांसेस दे दी, एक्सप्लेनेशन दे दी, या रीजनेबल काज है जिसकी वजह से आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल है, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर हुआ है और वो उसके लिए नेसेसरी और एसेंशियल है, फॉर दैट पर्पज है, तो वो फिर अलाउबल होगा। अब सबसे पहले हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है विद रिगार्ड टू सेक्शन 20 है, 21 भी है और रिलेशन टू डेप्रिसिएशन भी है और इसके भी है, तो बेसिक प्रिंसिपल जिसमें सेटल हुए हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, क्या हर हाल में अलाउ होना चाहिए, तो 2100 सेक्शन को है, तो वो गुल मोहम्मद का केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसका पैरा 15 है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। फिर कुछ केस लॉ है जो कि स्टॉक फ्रेजेस अनवेरीफाइबल है, इस पर नहीं डिसअलाउ हो सकते, या सब्जेक्टिव आर्बिट्री डिसअलाउ ऐसे ही डिसअलाउ कर दिए, या परसेंटेज बेसिस पे या लमसम बेसिस पे डिसअलाउ कर दिए कितने हैं, तो उस पे केस लॉ है, या ये कह दिया ये पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल है, या ऐसे ही कह दिया, तो उस सिचुएशन में उस पे हम केस लॉ देखेंगे। और फिर कुछ केस लॉ ऐसे भी देखेंगे जिसमें उन्होंने कहा डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो पैरामीटर्स हैं तो वो नहीं है, तो तभी डिसअलाउ किया, या टैक्स पेयर ने खुद एक्सप्लेनेशन दे दी, या उसमें उन्होंने कोई पैरामीटर मेंशन ही नहीं किया, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, अमाउंट कितनी है, क्या चीज़ है, ऐसे ही डिसअलाउ कर दिया कि टोटल सारे डिसअलाउ है या इतने % डिसअलाउ है, तो उस सिचुएशन में वो फिर आप इसको देखेंगे। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है केस लॉ से पहले, तो एक्सपेंडिचर के रिलेशन से जो टर्म यूज़ होती हैं, एक टर्म यूज़ होती है कास्ट, एक टर्म यूज़ होती है एक्सपेंडिचर, एक टर्म यूज़ होती है एक्सपेंसेस, और एक टर्म यूज़ होती है आपकी प्रोविजन, कुछ में रिजर्व, फिर डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन, और उसके बाद डिप्लीशन। ये मोस्ट टर्म है, अक्कड़ है, अक्रूवल है, कैश बेसिस है, तो ये यूज़ होती हैं, तो इनका पता होना ज़रूरी है। तो कास्ट जो है, जब हम कास्ट की बात करते हैं तो इट मीन्स अभी तक इनकर हुई है, इसका बेनिफिट नहीं लिया हमने। तो एक्सपेंस जो होता है वो एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कास्ट है, कि जो कास्ट का जो जो पोर्शन हम इस्तेमाल कर लेंगे उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आ जाएंगे, तो वो एक्सपेंस बनेगा। एक्सपेंडिचर जो है वो कास्ट एज ए सिनोनिमस टू कास्ट ही है, वो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है। जो एक्सपायर्ड हो जाए वो एक्सपेंस बच जाता है, जो अनएक्सपायर्ड हो वो कैपिटल नेचर का होता है। तो कास्ट और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा सालों में इस्तेमाल होगा, और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट जो है मोर देन 1 ईयर उसको हम यूटिलाइज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में या ऑपरेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में वो इस्तेमाल होगा, और बेनिफिट टू द बिजनेस या जो भी आपका इनकम दे, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, तो वो उन पे जो बाइंग कास्ट करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे दूसरे एक्सपेंस है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एटसेट्रा, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या इसी का वो पार्ट जितना यूज हो जाए वो एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंस बन जाएगी, जितना अनयूज रहेगा वो आपका कैपिटल रहेगा। तो कास्ट का वो पार्ट या एक्सपेंडिचर का वो पार्ट जो एक्सपायर्ड हो जाएगा वो एक्सपेंस बच जाएगा, जो अनएक्सपायर्ड होएगा वो आपका कैपिटल या कास्ट ही रहेगी, कास्ट का पार्ट ही रहेगा। अब इसके बाद अक्रूवल मीन, अक्रूवल और कैश सिस्टम। अक्रूवल में हम ऑल जो जितने भी एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, उनकी रिकॉर्डिंग जो है जब लायबिलिटी टू पे या वो ड्यू हो जाता है हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इररिस्पेक्टिव कि उसकी पेमेंट पिछले साल भी हो सकती है, इस साल भी हो सकती है, अगले साल भी हो सकती है। तो जब ड्यू हो जाएगा या उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। पेमेंट एडवांस भी हो सकती है, ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है, उसको हमने नहीं देखा। अक्रूवल बेसिस पे जब ड्यू मीन जब पेबल हो और ड्यूटी टू पे अराइज हो जाए तो उस वक्त, और उसके जितने भी इवेंट ऑफ पेमेंट है वो ड्यू के लिए वो अक्कर हो जाए और रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ अमाउंट आप डिटरमिन कर सकते हैं, तो वो आपका अक्कर बेसिस है, तो अक्रूवल उसको कहते हैं। जब कैश पेमेंट सिस्टम करेंगे तो उस सिचुएशन में एक्सपेंडिचर हम उस वक्त रिकॉग्नाइज करेंगे जब पेमेंट करेंगे, तो वो पेमेंट रिसीट भी पेमेंट पे, एक्सपेंडिचर भी पेमेंट बेसिस होगा, फिर अक्रूवल नहीं होगा। इस तरह प्रोविजंस होते हैं, तो प्रोविजन जो है, प्रोविजन और एक्सपेंस जो है
प्रोविजन यूजुअली कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं वो विद सर्टेनिटी आप मैयर नहीं कर सकते, जैसे लॉस ऑफ एसेट है, हम कहेंगे ये बैड इतने आपके रिसीवल्स हैं तो इसमें से इतने पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप सर्टन नहीं हो सकता वो मिल जाए, हो सकता नहीं, तो उसके लिए कोई ऑन द बेस ऑफ पास्ट प्रैक्टिस हम कुछ प्रोविजन रख लेते हैं कि इतने % होंगे। उसकी रीजन है, इसको कहते हैं प्रूडेंट और मैचिंग कंसेप्ट। प्रूडेंट से मुराद ये है कि इसका रेवेन्यू तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो और इसका रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है जो फ्यूचर में होना है लॉस इसका, वो अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनकम इधर है तो वो भी एज ए प्रूडेंट या बैच जिस साल की इनकम है उसका रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी उसी साल में, पहले ही मैंने कहा टैक्स ईयर कंसेप्ट दिया है, तो आप उसके जिस साल की इनकम है उसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी सारे या एक्सपेंडिचर उसी साल में रिकॉग्नाइज करने। तो अब फ्यूचर में क्योंकि रेवेन्यू सेल तो इस साल हमने रिकॉग्नाइज कर ली है, रिसीवेबल भी एसेट हो गया, लेकिन फ्यूचर ईयर में बैड डेट होगा तो फ्यूचर ईयर में फिर हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो उस साल की इनकम अंडर हो जाएगी और इस साल की ओवर हो जाएगी। तो इसको ओवर अंडर को बचाने के लिए और मैचिंग कंसेप्ट और प्रूडेंट को अप्लाई करने के लिए, प्रूडेंट से बड़ा होता है कि जो एक्सपेंस है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लें और जो इनकम है वो उस वक्त तक रिकॉग्नाइज ना करें अनलेस वो रियलाइज ना हो जाए। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि जो प्रायोरिटी राइट होते हैं क्रेडिटर के और ऑनर के, उनको इंटैक्ट रखा जाए। अदरवाइज वो अगर हम रिकॉग्नाइज ओवर रिकॉग्नाइज एक्सपेंस कर लेंगे, इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, डिविडेंड हो जाएगा तो वो ओनर ले जाएगा और क्रेडिटर जो है बैंकरप्सी की सिचुएशन में क्रेडिटर अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्रेडिटर का राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपेंस को जो है ऑन द हायर साइड या प्रूडेंट बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं और इनकम को रियलाइजेशन बेसिस पे करते हैं, लोअर साइड पे करते हैं, ताकि ओवर प्रॉफिट जो है ओवरस्टेट ना हो। साथ ही हम मैचिंग कंसेप्ट को रखते हैं ताकि एक्सपेंस जो है इनकम्स के साथ मैच हो, जो इनकम रिकॉग्नाइज की उसका रिलेटेड एक्सपेंस उसी साल में हो, तो उस पर हम प्रोविजन जो है एस्टिमेटेड बेसिस पे या एस्टिमेट कर सकते हैं, करके तो उसको कर सकते हैं। अलाउबल है या नहीं अलाउबल वो फिर लॉ जो अलाउ करेगा, जितना प्रोविजन है उसके मुताबिक होगा, या कम ज़्यादा होगा, वो बैड डेट के लिए आगे हम पढ़ेंगे उसके मुताबिक है। इसी तरह कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो कंटिंजेंट होते हैं, वो यूजुअली अलाउ नहीं होता, जिसकी लाइबिलिटी जो है वो जैसे डिस्प्यूट्स हैं उसकी लाइबिलिटी मे और मे नॉट अराइज डिपेंड ऑन द हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। तो और बाज़ दफ़ा वो सर्टेनेबल भी नहीं होती। जब सर्टेनेबल ना हो, रीजनेबल उसको मैयर ना कर सकें तो उसको एज ए नोट में डिस्क्लोज करते हैं। अगर हम क्वांटिफाई कर सकें और सर्टेन कर सकें तो फिर उसका भी प्रोविजन डाला जा सकता है, लेकिन वो यहाँ लॉ में अनलेस अलाउ ना हो तो इवन दो एक्सपेंस में होगा लेकिन वो फिर इनएडमिसिबल हो जाएगा अगर लॉ उसको अलाउ नहीं करता। तो यहाँ जो इनकम टैक्स लॉ है, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो अदरवाइज नहीं भी अलाउबल तो यहाँ अलाउबल है, कुछ अदरवाइज अलाउ है तो यहाँ डिसअलाउ है, तो वो फिर हमने इस लॉ के मुताबिक चलना है। जैसे डेप्रिसिएशन अलाउ या दूसरे हैं, अदरवाइज डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट क्वांटम है, यहाँ रेट डिफरेंट है, वहाँ कुछ और हो सकते हैं, लेकिन हमने इस लॉ के मुताबिक चलना है। यहाँ कौन से रेट हैं, कौन सा मेथड है, क्या प्रोसीजर है, किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, किस एसेट पे करना है, वो यहाँ के मुताबिक हमने चलना है। तो टैक्स लॉ के प्रॉफिट जो है, टैक्सेबल प्रॉफिट कह लें या टैक्सेबल, वो इसके मुताबिक डिटर्मिनेशन होगी, तो प्रोविजन है। इसके बाद रिजर्व है, जब हम प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट कर लेते हैं उसके बाद टैक्स लेस करते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट ड्रॉ भी कर सकते हैं या वो बैलेंस शीट में ऐसे ले जाते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसमें फिर डिविडेंड बोनस शेयर वगैरह देते हैं, तो वो रिजर्व जो वो उसमें से सेट पार्ट हो या जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो उसको हम रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो एक लॉस का कंसेप्ट भी है। लॉस यही है कि एस्टिमेटेड लॉस है कि आप समझे कि ये बैड डेट अनरिकवरेबल है तो ये लॉस होगा। जब कोई अंपेयरमेंट ऑफ एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू कम हो गई, हम कहते हैं ये लॉस है। एक लॉस वो एक्चुअल लॉस है, जैसे एम्बेजलमेंट हो गई, तो ठीक है, तो वो मेजरमेंट वाले जो रूटीन में रिलेटेड टू योर बिजनेस है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर उसकी रिकवरी होगी तो वो टैक्सेबल होगी, या टोटल लॉस में से रिकवरी लेस कर लेंगे। अगर कोई चीज़ जल गई है या उसमें ऑर्डिनरी लॉस हो गया है तो उसमें से देखेंगे कुछ चीज़ें बच गई, उससे बेचने से जो बचा है जितनी रिकवरी वो लेस कर लेंगे, बाकी लॉस हो जाएगा। लॉस में से कोई इंश्योरेंस या वहाँ से रिकवरी वो लेस कर लेंगे, बाकी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, या सारा रिकॉग्नाइज कर लेके दूसरा फिर वो इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमने देखने हैं। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले जो ये वाला है गुल मोहम्मद केस, इसका पैरा ऑन द केयरफुल रीडिंग ऑफ अबाव प्रोविजन, तो ऊपर प्रोविजन उन्होंने उसी वाला
डिडक्शन 20 को हमने पहले पढ़ा था, तो उसी को रिप्रोड्यूस करते हुए अब उसकी इंटरप्रिटेशन है, ताकि जहाँ कहीं आपका कोई केस आए तो उसमें डिसलाउ करें। तो ये वाले बेसिक प्रिंसिपल इसको हमने सामने रखना है। तो केस लॉ पर देखें, गुल मोहम्मद का क्या साइटेशन है, पहले बेटा साइटेशन है, ये साइटेशन है 2021 SCMR 27। तो ये शाहिद गुल एंड पार्टनर्स है, एप्लेंट है, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स है, ऑडिट है, RTO पेशावर है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और इसमें सेक्शन 20 जो है रिप्रोड्यूस भी है, इसके बाद डेप्रिसिएशन अलाउंसेस बाकी भी हैं, 21 भी है, सारों को उन्होंने इंटरप्रेट किया है। तो हम इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, इंटरप्रिटेशन में उन्होंने क्या रूल या प्रिंसिपल ले डाउन किए, तो वो हम फिर अकॉर्डिंगली अपने केसेस में यूज़ कर सकते हैं। 15 नंबर 15 और 16 पैरा ये इसको इम्पॉर्टेंट है। बाकी डेप्रिसिएशन के जब डेप्रिसिएशन का टॉपिक आएगा फिर इसमें से हम उस पर देखेंगे। आज क्योंकि एक्सपेंस है तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ के मुतल्लक और क्लेम आपने करना है या उनकी ड्यूटी है अलाउ करना, कब डिसअलाउ होगा, तो उसके रूल रेगुलेशन हम देख लेते हैं। On careful reading of above purview, it is interesting to note that legislator in its wisdom has implied the word any before the word expenditure and thereby render the expenditure to be without any qualification। उनका एनी का वर्ड है तो ये ब्रॉडर इन स्कोप है, तो कोई इसमें क्वालिफिकेशन नहीं, तो एनी एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एनी को उन्होंने वर्ड एनी जो है उसको इंटरप्रेट करते हुए, तो उसकी क्वालिफिकेशन कोई उसकी है नहीं है, तो इसका ब्रॉडर स्कोप हो गया। This has surely expanded the scope of deductible expenditure. At the same time, this right, however, been made conditional on 3 essential factors. तो इसको अगर ये जो क्लेम ऑफ एग्जम्पशन है या डिडक्शंस है, इसके लिए 3 कंडीशन है, इसको उन्होंने उसमें इसी सेक्शन में है, तो उनको पूरा करना जरूरी है। नंबर 1, फर्स्टली द सेड एक्सपेंडिचर इज नॉट एक्सक्लूडेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द ऑर्डिनेंस। और 21 में एक्सक्लूडेड ना हो, 21 की आप कंडीशन फुलफिल कर दें, या उसमें डिसक्वालिफिकेशन जो है एक्सपेंडिचर की वो आप पे एप्लीकेबल ना हो। डिसक्वालिफिकेशन होंगी तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, उसको कंप्लाई विद करना है। नंबर 1 वो है तो which provide for those expenditure which cannot be claimed deductible while computing the income after tax for the chargeability of tax for the said tax year. Secondly, the said expenditure has to be incurred by the taxpayer wholly and exclusive for the purpose of business। तो wholly and exclusive जो है, वर्ड wholly से मुराद क्वांटम है। जब होली हम कहते हैं तो होली सारा का सारा, क्वांटम इट रेफर टू द क्वांटम। हम होली की डेफिनेशन भी देख लेंगे। तो होली मीन क्वांटम, तो आगे होली एंड एक्सक्लूसिव एक्चुअली मीन पर्पस, ऑब्जेक्ट, एम। तो एक्सक्लूसिव मीन बिजनेस पर्पस को ये रेफर कर रहा है कि उसका पर्पस होली एंड एक्सक्लूसिव मीन वो बिजनेस से ही रिलेट करती हो। अगर प्रॉपर्टी वाला है तो प्रॉपर्टी से रिलेट करती हो, अदर सोर्स है तो उसी से रिलेट करती हो। ऑब्जेक्ट एम जो है वो रिलेटिंग टू ये ऑब्जेक्ट पर्पस और एम को होली जो है क्वांटम को, और वो दूसरी जो है एक्सक्लूसिव जो है पर्पस को। Provide for the expenditure which cannot while computing secondly the said expenditure has been incurred by the taxer wholly and exclusively for the purpose of business। पर्पस जो है ना ब्रॉड स्कोप है। अब पर्पस को हम जस्ट पहले इसमें वर्ड था टू ड्राइव इनकम, फिर हम बिजनेस, ड्राइव इनकम सिर्फ इनकम से रिलेट था। आप बिजनेस से बिजनेस पर्पस ऑफ बिजनेस से क्या स्कोप जो है वो ब्रॉडर है। बिजनेस कोई भी एक्टिव विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट या अदरवाइज फॉर द प्रमोशन ऑफ बिजनेस या एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, या कोई भी आप एक्सपेंडिचर करें तो वो फॉर द पर्पस ऑफ, इवन लिक्विडेशन बिजनेस करें तो वो भी फॉर द बिजनेस है। तो बिजनेस को उसकी एस्टैब्लिशमेंट, उसकी ग्रोथ, उसकी प्रमोशन, उसकी आपकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी अदरवाइज उसके लिए जो भी फॉर द सेक ऑफ बिजनेस हो सकता है, वो सारे उसके पर्पज ही। बिजनेस के राइट को प्रोटेक्ट करना, एक्सपैंड करना, या उसके रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, सेलिंग है, बाइंग है, HR है, जो दूसरी फाइनेंशियल है, उसके अरेंजमेंट है, तो सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं विच आर बीइंग टूवर्ड द फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस को प्रमोट करना, एस्टैब्लिश करना, ग्रो करना, वो सारी की सारी बिजनेस है। तो पर्पज जो है ब्रॉडर इन स्कोप है। ड्राइविंग इनकम जस्ट इनकम पे ही नहीं है, इनकम बिजनेस का एक पार्ट है, उसके अलावा उसकी ग्रोथ वो अलग पार्ट है। तो वहां पहले लिमिटेड था, अब उसको ब्रॉडर इन स्कोप कर दिया। जो भी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्रमोशन के लिए वो एक्सपेंडिचर जो है
Secondly, the expenditure has been incurred wholly and solely for the purpose of, and finally that said deducted was incurred by the tax within the tax year. जो मैंने पहले भी आपको बताया कि टैक्स पीरियड का ये कंसेप्ट है, उस पीरियड में इनकर हुआ हो, ना पिछले साल का हो ना अगले साल का, उसी साल से रिलेट करता हो, तो 3 कंडीशन फुलफिल होगी तो वो अलाउबल। एंड फाइनली द सेड डिडक्टेड बाद इनकर फर्दर इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लेजिस्लेटर हैज also provided for future adjustment subsequent to the provide that other expenses which can be adjusted in future first depreciation वाले जैसे हैं, जिस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अगले सालों में भी आप अलाउंसेस जो है डेप्रिसिएशन वो होगी, तो वो वाले जो मोर्टाइजेशन है डेप्रिसिएशन है उसकी बात हो रही। तो एक्सपेंसेस ऑन द इंटेंजिबल एसेट लाइफ स्पेन ऑफ कैन बी मोर्टाइज एंड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 24 वाला और 25 वाला और 22-23 वाले जो आपके डेप्रिसिएशन अलाउंसेस है या मोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स है या उसकी बात हो रही। The intention of legislation is clear. In the first parliament, the right has been vested in the taxpayer to claim deductible expenses for the purpose of computation. तो ये वेस्टेड राइट है टैक्सपेयर का, क्योंकि मस्ट का वर्ड यूज हुआ है, मस्ट डक्ट, तो इसलिए इसको वेस्टेड राइट ऑफ द टैक्सपेयर है कि और उससे वेस्टेड राइट को उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्लेम करे, क्लेम करना उसकी जिम्मेदारी है, डायरेक्टिव फॉर द पर्पस कम्युनिटी and the onus to dispute the said expenses so claimed by the taxpayer has been cast upon the revenue। अगर डिस्प्यूट करना है कि ये सही क्लेम नहीं किया, इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो ये ड्यूटी जो है ये डिपार्टमेंट पे है। Thus it is for the revenue to show that expense so claimed by the is not permissible or is excluded from the direction of order and particular section 21। तो ये उसकी ड्यूटी, बर्डन ऑफ प्रूफ उसका है, आपका काम क्लेम कर लेना है, उसका काम ये है कि उसकी ड्यूटी बर्डन टू प्रूफ कि इसके पास एविडेंस नहीं है, ये जो क्लेमेंट है उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई या ये क्वालिफाइड बाय सेक्शन 21 है, 21 की कंडीशन या क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं की, या दूसरे सेक्शन है 174 है, दूसरे के जितने भी हैं उनकी फुलफिल नहीं, ये उसकी ड्यूटी है। क्लेम करना आपकी जिम्मेदारी है और उसको डिस्प्यूट करना और उसकी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लाना कि ये क्लेमेंट का क्लेम सही नहीं है, ऑब्जेक्शन के साथ उसको प्रूव करना या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन या दूसरी कंडीशन फुल करना या 21 वाली जो कंडीशनें फुलफिल नहीं करता, तो वो सारी फिर जिम्मेदारी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिपार्टमेंट है। क्लियर जी। आगे नेक्स्ट, इसमें 21 को भी उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, उसके भी कुछ चीज़ें, तो आगे फिर वो 23 को भी 22 को भी है, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस भी है, वो हम अगले में देखेंगे जब डेप्रिसिएशन अलाउंसेस और आपका जो है अमॉर्टाइजेशन और डिप्लीशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगला किस ये किस चीज़ का ऑर्डर है? इसमें क्या है? नहीं ये 21 के रेफरेंस है, ये और चीज़ है, इसको छोड़ो। ये विद होल्डिंग के मुतल्लक है, होली एक्सक्लूसिव है तो देख ले। हैं क्या? चलो होली मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो वही है। और सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से इसमें? डिफाइंड है तो कोई नहीं। चलो वो शुरू में 20 के नीचे हैं, पर वहाँ डेफिनेशन डिफरेंट है, आप डायरेक्टली से मीनिंग भी देख सकते हैं, बेला क्लास से भी देख सकते हैं, कुछ केस लाभ नहीं है, बेसिकली यही वही। अब उसके बाद ये कैपिटल के रिलेशन से है कि अगर कैपिटल रेवेन्यू देखना है क्या है उसका, तो अब हम देख लेते हैं कि जो आर्बिट्री डिसलॉन्ग है या सब्जेक्टिव डिसलॉन्ग है, तो वो बाटा का केस, इसमें अता का केस है जिसमें ये
बेसिकली ये होल्ड हुआ है कि जितने भी एक्सपेंस आप क्लेम करते हैं, क्लेम करना आपकी जिम्मेदारी है, और जैसे डिसअलाउ करना, डिस्प्यूट करना उनकी जिम्मेदारी है, उन पे बर्डन है, और उसमें सब्जेक्टिव डिसअलाउइंग ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, आर्बिट्री या मैकेनिकली वो नहीं किया जा सकता। अता मोहम्मद के इसमें सब्जेक्टिव डिसअलाउइंग जो है उस पर फंडिंग दी हुई है। 1965 PG 365 है। अता जी बेटा ऊपर अता हुसैन खान लिमिटेड के वर्सेस कमीशन है, जिसमें बेसिकली सब्जेक्टिव डिसअलाउ की बात है कि कोई चीज़ मैकेनिकली या सब्जेक्टिव विदाउट डेफिनेट इन्फॉर्मेशन या ऐसे आर्बिट्री या मैकेनिकली वो डिसअलाउ नहीं हो सकती। अगर डिसअलाउ हो तो फिर अकॉर्डिंगली आप इस रिलाई कर सकते हैं कि इसका रेलेवेंट पैरा है मैडम। ये इसमें द ओनली थिंग दैट द डिपार्टमेंट इज इंटाइटल्ड टू एग्जामिन इज वेदर अमाउंट क्लेम वाज स्पेंट होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। It is open to the department to ascertain whether the amount was spent on the ground of commercial expediency and in order indirectly to facilitate the carry on business of, but nothing more. The onus of showing that amount was spent for such purpose is no doubt upon the assessee. This, however, does not mean that department by applying some subjective standard of reasonableness can disallow such activity. If, however, it is found that evidence that expenditure was not incurred on the ground of commercial expense but for consideration other than that, it is open to the department officer to disallow such expenditure. तो सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड जो है वो इसमें बार किए गए हैं, लेकिन कोई एविडेंस है उस सिचुएशन में डिसअलाउ हो सकता है। जी बेटा आगे। बाटा और पेप्सी में बेसिकली इसमें ये होल्ड हुआ है कि स्टॉक फ्रेजेस पे डिसअलाउ नहीं हो सकते कि आपके वेरीफाइबल हैं अनलेस कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। तो स्टॉक फ्रेज ये है कि अनवेरीफाइबल हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं या आपके कैपिटल नेचर के हैं या आपके पर्सनल एक्सपेंस हैं, ये स्टॉक फ्रेज है कि आपने पर्सनल एक्सपेंस इनकर किए हुए हैं, पर्सनल नेचर के हैं। लेकिन यहाँ ये भी होल्ड हुआ है कि कंपनी जो है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उसमें पर्सनल होता ही नहीं, तो इसलिए वहाँ आप इस तरह की स्टॉक फ्रेज जो है कि वेरीफाइबल नहीं है या अनवोच्ड हैं या पर्सनल नेचर के हैं, ये स्टॉक फ्रेज से आप जो है उसको डिसअलाउ नहीं कर सकते। तो ये बाटा और पेप्सी में ये है। उसके बाद प्योर यहाँ सर्विसेज कंजेक्टेड विदाउट ब्रिंगिंग एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कैन नॉट बी अलाउड स्टैंड इन द सस्पिशियस एंड ग्रेव कैन नॉट टेक प्लेस लीगल प्रूफ असेसिंग इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक असेसमेंट विदाउट एनी एविडेंस मटीरियल ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक एनी गेस विदाउट एनी एविडेंस। तो इसलिए गेस वर्क पे या आर्बिट्री अजम्पशन प्रजम्पशन पे आपके डिडक्शन जो है आप डिसअलाउ नहीं कर सकते। तो आगे इसमें राउंड एडिशन है या परसेंटेज एडिशन है। वैसे कि आपने 10 लाख क्लेम किया था 2 लाख ऐसे राउंड डिसअलाउ कर दिए या 50% डिसअलाउ कर दिए या 100% डिसअलाउ कर दिया। तो ये इसके लिए जो एक तो TU प्लास्टिक है, एक ये अमार जी बेटा ये TU प्लास्टिक आफ्टर कंसीडर रिस्पेक्ट है वी आर सेटिस्फाइड देयर इज नो डिफरेंस आप परचेज एज ए डिक्लेयर द रिटर्न। ये तो कोई और है बेटा पैरा 174 के मतलब
perusal of the order passed by the authorities have given that clear-cut position that the addition is made on supposition and there was no definite information available with the department to make such addition. तो पहली बात तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन 122 जो है उसमें एडिशन करनी है तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन लास्ट टाइम भी मैंने इंटरप्रेट किया था कि फ्रेश हो, न्यू हो, एग्जैक्ट हो, नीड नॉट फर्दर ट्रायल ना हो, उसके लिए फर्दर डाउटफुल ना हो, कोई फर्दर डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए ना हो, तो वो इन्फॉर्मेशन होगी। पहले वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन लाए और जम्पशन, प्रजम्पशन, सपोजिशन, स्पेकुलेशन, तो एप्रीहेंशन इस बेसिस पे या डाउटफुल इन्फॉर्मेशन पे एडिशन नहीं हो सकती। द taxpayer duly provided the party-wise ledger and invoice along with detail of purchases and tax deducted thereon under section 67. The declaration so made in the return of income duly commensurate with the declaration made in the sale tax return. Therefore, there was no justification for making addition under section 67, which is hereby deleted, being not made in the eye of law. इसका कोई आखिरी पैरा था हैं? क्या? ये TU प्लास्टिक में और भी बहुत से हेड हैं, अगर आप वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है और भी बहुत से इसमें हेड हैं जिनको डिस्कस किया हुआ है, उसमें डिसअलाउ किए हैं तो फिर रिकॉर्डिंग है। और भी एक दो केस लाए अनवेरीफाइबल परचेज के मतलब एंड पे आए 39(3) का भी है, इसमें लीज चार्जेस भी हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके ट्रेड क्रेडिटर भी हैं, उसके अलावा कैश एक्सपेंस भी हैं, कैश एक्सपेंस से आपके जो पर्सन है। उसके बाद एडिशन अंडर सेक्शन 28 फाइनेंशियल चार्जेस भी हैं, ये एडिशन अंडर 21 जिसमें टैक्स डिडक्शन नहीं हुई वो वाले हैं। इसके बाद ये ऑन अकाउंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, तो इसमें देख लेते हैं। We observe that whole of the addition has been made by the system on conjecture and services based. No instance was point out where payment was not made in accordance with law and due tax was not paid government check. The system had acted in a lump sum manner by disallowing expense under the head to the extent of 30% of total claim. There is no scope of making addition in new scheme of the ordinance. It seems that the system was in old frame of mind and could not bring on record anything to justify his action that payment were not made in accordance with law. Since the action of the system is not in accordance with law, therefore there is no justification for upholding the addition made under the head miscellaneous, which is hereby deleted. तो इसमें इट मीन अगर और हम देखें तो सब्जेक्टिव डिसअलाउंस नहीं हो सकती। ड्यूटी उस पर है कि डिस्प्यूट करे, आपकी ड्यूटी है कि आप क्लेम करें। ना परसेंटेज बेसिस पे डिसअलाउ हो सकते हैं, ना लमसम बेसिस पे डिसअलाउ हो सकते हैं, ना ही विदाउट ब्रिंग ए डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड हो सकते हैं। और जहाँ भी कहीं डिसअलाउ करना है तो उसके लिए एविडेंस जो है ऑन रिकॉर्ड लाना ज़रूरी है। तो सब्जेक्टिव डिसअलाउंस या स्टॉक फ्रेज की डिसअलाउंस या आर्बिट्री डिसअलाउंस या लमसम या परसेंटेज ऑल जो है या विदाउट डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी जो है इलीगल है, वार्ड है विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। इसी तरह दूसरा कैसर उसमें भी यही डेफिनेट इन्फॉर्मेशन और इन्हीं चीज़ों को रिपीट किया। तो इसलिए ये 4-5 केस, 2 सुप्रीम कोर्ट के, 2 हाई कोर्ट के और बाकी ये है, बाकी और भी हैं, आप और उधर देख सकते हैं बाकला साइट या जो बुक से देख सकते हैं। तो मेन इस पर हमने ये कर ली। ये हैं ये उसमें ये तो मेरे साथ यील्ड के हैं, वो यील्ड में आएंगे तो फिर हम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट जो हेड हैं उनको देखते हैं। अब 26 है, फिर उसके रिलेटेड हम केस देख लेंगे। 26, 7, 8, 30 तक है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उनकी डिसअलाउइंग होती है, तो उसको देख लेते हैं। 26 किताब में से खोलो। अगर 161 में जो नोटिस आया और उसके बाद उसको टैक्स लगा किया, जो भी था वो सारा कुछ हो गया। अब उसको दोबारा 21L के अंदर उसको दोबारा किया 21 दोबारा 21L के अंदर के लिए आपने ये जो था क्रॉस चेक के जरिए नहीं दिया था। क्रॉस चेक कोई इंडिपेंडेंट कंडीशन है, 21C में दोबारा किया जा सकता है कि नहीं? तो 21L की तो अलग कंडीशन है, क्रॉस चेक होना जरूरी है। उस पर विद होल्डिंग टैक्स लग गया, वो एक अलग चीज़ है, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं। विद होल्डिंग की
की और एक सारा जो चीज कंफ्रंट विद होल्डिंग हुई, विद होल्डिंग है कि टैक्स नॉन डिडक्टेड या नॉन कलेक्टेड है, उसमें क्रॉस चेक का कोई कंसेप्ट नहीं। क्रॉस चेक इटसेल्फ इज ए डिस्क्वालिफिकेशन कि अगर आप ये अभी हमने गुल मोहम्मद केस पढ़ा है आपसे आने से पहले, जिसमें उन्होंने ये कंडीशनें दी हुई हैं कि एक तो ड्यूटी और बर्डन किस पे है, उसमें तीन प्रिंसिपल ले डाउन हुए हैं। तो उसमें से पहला उन्होंने ले डाउन ये किया है कि क्लेम आपने करना है और राइट टू डिस्प्यूट या ड्यूटी टू डिस्प्यूट उन पे है, और वो मटीरियल एविडेंस भी यहाँ रखा है। दूसरा दैट हैज़ बिन इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। थर्ड उन्होंने कहा वो टैक्स ईयर के से रिलेट कराओ, और साथ उसने ये कहा है कि वो उसकी क्वालिफिकेशन आउट ऑफ वो जो वही जो 21 में क्वालिफिकेशन हो वो उस पर एप्लीकेबल ना हो। अगर 21 की क्वालिफिकेशन होगी फिर डिसअलाउ हो सकता है। तो अब 21 में एक क्वालिफिकेशन है कि ये लिमिट है, इससे ऊपर का एक्सपेंस आप 2 लाख 2.5 लाख है, एक 2.5 लाख का हेड है कि 2,75,000 है कि 2.5 लाख है 220 पहले कम होता था 50 का होता था, अब उसको बढ़ा के कर दिया है 2.5 लाख। अगर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, जैसे आप प्रिंटिंग स्टेशनरी कहें तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर हेड जो है साल में अगर 250 से कम है, उसका तो 75,000 है, उसका तो 75,000 है। ये कहाँ से आ गया? दो एक पार्ट विदहोल्डिंग क्या वाला? नहीं विदहोल्डिंग, हम एक्सपेंडिचर की 21 एल और एल की बात कर रहे हैं। 21 एल में एक हेड जो है उसका टोटल जो है फॉर द ईयर अगर 2.5 लाख है, 2.5 लाख या उससे कम है तो आपको क्रॉस चेक की ज़रूरत नहीं, टोटली एग्जाम्प्ट है। बेशक उसमें एक आपका ट्रांजैक्शन 2.5 लाख का है और दूसरा 25,000 का है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है। एक कंडीशन ये, कुछ उसमें एक्सपेंस यूटिलिटी ट्रैवल ये वो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, उन पे एप्लीकेबल ही नहीं। दूसरा और तीसरी कंडीशन उसमें है कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन आपका 25,000 या उससे कम है किसी हेड में, वो आपका 2.5 लाख से ऊपर समझ लें। अब जो 2.5 लाख से ऊपर है उन पे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन देखा जाएगा। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन आपका 25,000 से कम है उसकी पेमेंट, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो है तो उस पर नहीं अप्लीकेबल। तो 25,000 से ऊपर होगा तो उस पर आपको क्रॉस चेक देना है। अगर आप क्रॉस चेक नहीं देंगे तो इनएडमिसिबल है। ठीक है, इसका विद होल्डिंग के साथ या दूसरे सेक्शनों के साथ वो इंडिपेंडेंट क्वालिफिकेशन है। जैसे आप कहें कि मैंने क्रॉस चेक तो दे दिया है, तो उधर आपने उनका एविडेंस नहीं है, रीजनेबल काज नहीं, आप कहीं मैंने तो क्रॉस चेक दिया है तो एविडेंस फिर उसका रसीद भी हो, रेलेवेंसी भी हो टू द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस हो, इररेलेवेंट भी ना हो। क्रॉस चेक दे दिया या बिजनेस से रिलेट ही नहीं करता, ठीक है, मेयर क्रॉस चेक भी काफ़ी नहीं है। जो क्वालिफिकेशन कंडीशन है वो फुलफिल करनी। 21 वाली तो डिसक्वालिफिकेशन है, अदरवाइज सारे एक्सपेंडिचर बस का वर्ड यूज हुआ है। एनी का वर्ड भी उसने इंटरप्रेट किया है कि एनी ब्रॉडन करती है कोई भी एक्सपेंडिचर हो, लेकिन अगर लिमिट करती है 21 में तो या उसी के अंदर कोई 1 साल से ज़्यादा का उसका बेनिफिट है तो ओवर पीरियड स्प्रेड होगा, फॉर द ईयर होना चाहिए, उसी साल से परटेन करे, तो ये कंडीशनें फुलफिल होंगी। तो 3 कंडीशनें उसमें प्रिंसिपल लेट डाउन की हैं तो वो फुलफिल होंगे। और 21 वाली डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर 21 वाली डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल करेगा तो अलाउ नहीं होगा। है 21L तो अलहदा एक चीज़ है, और वो विद होल्डिंग एक अलहदा आर्डर होता है। विद होल्डिंग जर्नली असेसमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन डीम असेसमेंट है 163 के तहत, तो वो तो रिकवरी सेक्शन है कि आपने डिफ़ॉल्ट किया है ना विद होल्डिंग का, तो आपसे रिकवरी के लिए वो एक रिकवरी आर्डर पास किया जाता है। असेसमेंट 122 वाली तो टैक्सेबल इनकम टर्मिनेशन है, वहाँ तो टैक्सेबल टर्मिनेशन नहीं है, वहाँ यहाँ टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी रिलेटिंग टू टैक्सेबल इनकम है, ये तो वहाँ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ तो आपको ऑर्डर ऑफ रिकवरी है कि जो आपने डिफ़ॉल्ट किया है वो लेना है। तो और यहाँ उसकी एक कंडीशन है कि अगर आपने डिडक्शन नहीं किए किसी ट्रांजैक्शन तो वो 21 है, तो वो आपका वो एक्सपेंस इनएडमिसिबल हो जाएगा, एक्सपेंडिचर जो है। तो अगर आपने डिडक्शन नहीं की वो इनएडमिसिबल है, लेकिन आपने बाद में उस पर 161 का ऑर्डर होकर रिकवरी कर ली तो फिर अलाउएबल हो जाएगा। बाद में समझेंगे वो 21 है, 21 ही है उससे रेलेवेंट। नॉन डिडक्शन या नॉन विद होल्डिंग का सेक्शन जो डिसअलाउइंग एक्सपेंस के लिए वो 21L या M नहीं है, वो 21 ही है।
21C में है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर आपका है जिस पे विद होल्डिंग या कलेक्शन प्रोविजन अप्लीकेबल है, रिक्वायर्ड है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, कलेक्ट एंड डिपॉजिट टैक्स इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और आपने यू हैव बीन फेल्ड टू डिडक्ट कलेक्ट ऑन दैट, तो वो एक्सपेंडिचर आपका डिविजिबल नहीं है, इवन दो दैट हैज बीन इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। डिविजिबल अंडर सेक्शन आपका 20 में वो डिविजिबल भी है, आपका वेस्टेड राइट भी है, इवन देन दैट इज नॉट डिविजिबल अगर आपने डिडक्शन नहीं की। लेकिन साथ ये भी किया कहा है कि अगर सब्सिक्वेंटली आपने पेमेंट कर दी है, तो या उसने भी पेमेंट कर दी जिसका आपने काटना था, या 161(262) में आपने कर दिए, या प्रूफ ऑफ पेमेंट आप दे देते हैं, तो उस सिचुएशन में फिर वो एडमिसिबल होगा। उसमें साथ प्रोविजो लगाई हुई है कि अगर 161(262) का ऑर्डर हो जाएगा तो एडमिसिबल हो जाएगा। साथ परचेज की लिमिट किया हुआ है कि परचेज वाला जो एक्सपेंडिचर है वो सारी परचेज आप डिसअलाउ नहीं कर सकते, वो ऐसे ही अनरीजनेबल इरेशनल हो जाएगा कि सारी परचेज डिसअलाउ कर दी, सेल तो सारी टैक्स हो गई। तो इसलिए वहाँ पहले तो इस पे ये था कि ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के जो एक्सपेंस है वो है, क्योंकि आपका जो चार्जेबल टैक्स है अंडर सेक्शन 18 वो प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं, वो सेल नहीं होती। तो प्रॉफिट एंड गेन जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट को रेफर कर रहा है कि जो प्रॉफिट एंड गेन डिटरमिन अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो सेक्शन आपका 32, 33, 34, 35 में, तो वहाँ आपके जो सेल होती है उसमें से कास्ट ऑफ सेल निकाली जाती है, तो रिमेनिंग आपका गेन या प्रॉफिट आते हैं। गेन में आपके जो कैपिटल एसेट होते हैं उनकी डिस्पोजल प्राइस में से उनकी कास्ट या रिटर्न डाउन वैल्यू निकाली जाती है, तो वो गेन निकलता है। और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड आपकी बिजनेस है उसमें कास्ट ऑफ सेल में निकाली जाती है, तो प्रॉफिट आता है, तो वो उस प्रॉफिट का रेफरेंस है। प्रॉफिट एंड गेन आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 18, और उसमें से फिर ये एक्सपेंडिचर है। अब उसी में से परचेज का एक्सपेंडिचर नहीं दोबारा लेस से हो सकता, वो तो ऑलरेडी डिडक्टेड है। क्लियर। या मैन्युफैक्चरिंग है तो आपकी यूटिलिटी या दूसरे एक्सपेंडिचर जो है जो मैन्युफैक्चरिंग है फैक्ट्री में, वो तो ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो वो तो दोबारा डिसअलाउ नहीं हो सकते। उसमें से आप आगे प्रॉफिट एंड लॉस के डिसअलाउ होने हैं, तो वो तो चार्जेबल टैक्स में से आगे वो करने। अभी दिखाएंगे, दोबारा पढ़ दें। दो तीन हमें उसमें रूल, ये उसका पैरा 15 है साइटेशन में, इसको 15 को दोबारा पढ़ देते हैं। साइटेशन तो बेटा बताएं। 2021 SCMR 27, ठीक है, शायद गुल एंड पार्टनर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर। तो पैरा 15 और 16 इंपॉर्टेंट है, हम दोबारा इसको देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन 20 रिप्रोड्यूस किया हुआ है, आगे 21 के भी रेफरेंस है, इसमें डेप्रिसिएशन के भी रिलेशन से भी है सारा कुछ ना, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे 15 पैरा, ऑन केयर फॉर रीडिंग ऑफ अबव प्रोविजन, इसी प्रोविजन जो 20 है इसको, इसमें जो वर्ड है उसको इंटरप्रेट किया है। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लेजिस्लेटर इन इट्स विजडम हैज employed the word any before the word expenditure and thereby rendered the expenditure to be without any qualification. This has surely expanded the scope of deductible expenditure. At the same time, this right has however been conditional on 3 essential factors. Firstly, that the said expenditure is not excluded under section 21 of the ordinance, कि 21 में उसकी एक्सक्लूजन ना हो। आपका आंसर आ गया कि 21 में एक्सक्लूजन है तो फिर डिडक्टेबल नहीं है। उसके बाद दूसरा है under section of the ordinance which provide for all those expenditure which cannot be claimed deductible while computing the income of the tax for the chargeable tax for the said tax year. Secondly, the said expenditure has been incurred by the taxpayer wholly and exclusively for the purpose of his business. And finally, that the said deductible expense was incurred by the taxpayer within the tax year. It would be interesting to note that legislature has also allowed provide other expenses which can be adjusted in future. First, expense on depreciation asset having lifespan of more than 1 year under section 20 supra, and expense on intangible assets of the lifespan that can be amortized and deduction waived under section 24। depreciation की, intangible की और pre operation expense की भी बात इसमें उसने की। उसके बाद अगला पैरा है, the intention of the legislature is clear. In the first place, right has been vested in the taxpayer to claim deductible expenses for the purpose of computing his income, and the onus
and the onus to dispute the said expenses so claimed by the tax has been cast upon the revenue. Thus, it is for the revenue to show that expenditure so claimed by the tax is not permissible or is excluded from the deduction under the ordinance and particular section 21 of the supra. Clear जी? तो अब आपके वहाँ जो लिस्टिंग है लास्ट टाइम हमने डिस्कस की है कि पहला वो टैक्स ना हो, परसेंटेज ऑफ टैक्स बेस ना हो, फिर डिडक्टेड अमाउंट ना हो, फिर आगे डिडक्शन वाली ना हो, फिर प्रोविजन ग्रेजुटी है, फिर क्रॉस चेक वाली है, फिर सैलरी वाला है वो लिमिट है, फिर और भी हमने कमीशन वगैरह और सारे हमने डिस्कस किए थे। वो कंडीशन सब्जेक्ट टू दो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो लायबल है, अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं, क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते फिर इंडिविजुअल। बाकी हमने सब्जेक्टिव डिसअलाउंग, लमसम डिसअलाउंग, परसेंटेज डिसअलाउंग, स्टॉक फ्रेम डिसअलाउंग, विदाउट डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, आर्बिट्रली अजम्पशन प्रजम्पशन, वो सारे केस ला भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो हेल्पफुल इसमें 2-4 केस हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही एक्सपेंस उसमें डिस्कस किए हुए हैं या उनकी पैरामीटर कंडीशन मेंशन है। टीयू प्लास्टिक है, एक कौन सा था है, बैंकल हबीब है, एक और सा वो क्या था कैसर वाला है, फिर सुप्रीम कोर्ट का ये गुल वाला है, गुल के अलावा अता वाला है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बाटा वाला है, फिर पेप्सी वाला है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस जो है और ट्रिब्यूनल के सारे हमने इसमें मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट थे, रेलेवेंट यूजफुल थे टैक्स पेयर के लिए या एडवाइज़र के लिए, तो वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके अलावा और भी आप देख सकते हैं उसमें। तो अब हम 26 सेक्शन देखेंगे। तो ये स्पेशल एडमिसिबल डिडक्शंस है। तो 20 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है तो क्योंकि अदरवाइज तो ये कैपिटल नेचर का होता है, हो सकता है रिसर्च करें आप, रिसर्च हो उसमें जो कोई चीज़ बन के उसके बेनिफिट बहुत सालों तक हों, लेकिन यहाँ उसको भी अदरवाइज कैपिटल नेचर है। लेकिन हमने पहले 3 रूल मैंने पहले बताए थे कि कोई भी एक्सपेंडिचर क्लेम करना है तो पहले है पर्पस, दूसरा है टाइमिंग, तीसरा है नेचर। ठीक है, 3 चीज़ों को सामने। पर्पस से मुराद अगर 5 हेड ऑफ इनकम है उसमें एक्सपेंडिचर करने से सैलरी वाला सैलरी पर्पस के लिए इनकर किया हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो उस पर्पज़ के लिए इनकर हुआ हो, फिर अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो उस पर्पज़ के लिए इनकर हो, कैपिटल गेन है तो उस पर्पज़ के लिए इनकर हुआ हो, फिर आपका अदर सोर्स है तो उस पर्पज़ के लिए हो। अगर एक में अलाउ हो जाएगा फिर वो दूसरे में अलाउ नहीं होगा। ये नहीं कि एक्सपेंस इधर भी है उधर भी, ये हो सकता है अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपने रेंट देते हैं, वहाँ घर भी है आपका, ऑफिस भी है और भी है, तो उसको आप फिर अपॉर्चुनिटी, जैसे हमने 67 और रूल 13 डिस्कस किया था, उसकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रिकरेक्टराइजेशन और अपॉर्चुनिटी की कुछ पावर ऑफिसर के पास भी है, वो भी हम देख सकते हैं। फिर होली वाला कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया है कि होली से मुराद क्वांटम है और एक्चुअली से मुराद पर्पज़ है। ठीक है, तो वो होली और एक्सक्लूसिव का जो है क्वांटम भी होल एज ए होल उसके लिए हो या पार्शली जो रिलेटेड हो वो हो, तो पर्पस उसका ये एक्सक्लूसिव का मतलब उसी पर्पस के लिए, उसी एम ऑब्जेक्टिव उसी को अचीव करना। तो दूसरा उसमें टाइमिंग ऑफ डिडक्शन है कि कब करनी, वो टैक्स पीरियड का कंसेप्ट है। ये नहीं कि पिछले साल से लेट करता हो तो आप इस साल में क्लेम कर लें, या अगले साल का हो तो आप इस साल का। फिर अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी है, अक्रूवल बेसिस पे आप जिस साल में ड्यू है, इवन दो पहले पे है या करंट पे है या अगले साल में पे है, उसे पेमेंट या डिसबर्समेंट की रेलेवेंसी कोई नहीं होगी। तो उस सिचुएशन में उसकी पेएबिलिटी जो है कि कब आपने पे किया, एक्चुअल डिसबर्समेंट अमाउंट एडवांस भी हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है, करंट भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में पेमेंट इररिलेवेंट है और ड्यू और पेबल का है, जब उसको सर्टेनेबल हो उसकी अमाउंट और रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ आप डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो आपने वो अक्रूवल बेसिस है। तो उसके बाद तीसरा आपने कहा था कि उसका नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, नेचर ब्रॉड स्कोप में हम एक्सपेंडिचर को कैपिटल और रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू जो है वो रकरिंग नेचर के होते हैं, ऑर्डिनरी यूजुअल सिस्टम में उसी को अर्निंग को अक्कर होते हैं, रेगुलरली अक्कर होते हैं। और कैपिटल जो है वो वंस फॉर ऑल होते हैं और उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है कैपिटल का, और जो रेवेन्यू है उसका बेनिफिट जो है वो इमीडिएटली विद इन द ईयर ही होता है टू अर्निंग दैट रेवेन्यू। अब फिर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को सिनोनिमस टू कास्ट भी है,
और कास्ट भी इसी को ही कहते हैं। कास्ट का एक्सपायर्ड पोर्शन एक्सपेंस होता है, अनएक्सपायर्ड पोर्शन वो कैपिटल होता है। ऐसे सब। फिर लॉस को हमने डिस्कस किया कि लॉस में क्या फ़र्क है। लॉस ऑफ वो एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी अराइज हो सकती है। कोई लाइबिलिटी भी ड्यू टू लॉस अराइज हो सकती है, या कोई आपका स्टॉक है वो जल गया है या अदरवाइज है, तो वो आपके लॉस या अम्पेयरमेंट है, ऐसे वैल्यू कम हो गई है, तो उसको भी हमने उसके लिए प्रोविजन करते, तो वो है लॉस का कंसेप्ट। कास्ट, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, लॉस, इस तरह फिर प्रोविजन है। कोई प्रोविजन आपका, अभी आपने उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, जैसे सेल और रिसीवर रिकॉग्नाइज कर लिए, लेकिन आपको पता है कि इसमें से इतने बैड डेट हो जाने, तो उसके लिए फिर आप कोई एस्टीमेट करते हैं और प्रोविजन डाल लेते हैं, एस्टीमेट कर लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंडिचर की या लॉस की एस्टीमेशन करके एक एक्सपेंडिचर आप एज ए प्रोविजन डालते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, अकाउंटिंग में। लेकिन हमारे लॉ फिस्कल में वो बैड डेट जो है वो अलाउबल है, उसका अपना एक लॉ है। जितने एक्सपेंडिचर अलाउंगे कैपिटल या नॉन कैपिटल है वो यहाँ अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉ है, वहाँ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक है, तो वो प्रोविजन है। आप इधर रिजर्व जो है वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होगा, तो उसमें से जो है वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कंपनी में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, पार्टनर में उसको प्रॉफिट करके कैपिटल में ऐड कर लेते हैं और ड्राइंग कर लेते रहते हैं, तो वो फिर आगे रिजर्व का कंसेप्ट है। वो पहले भी किया था 2016 से 19 तक, तो अब भी फिर उसके मुताबिक और रिजर्व कह लें या उसको कह लें, तो अब भी उसी तरह, पहले भी इसी तरह वो लिटिगेशन चलती रही है कि डबल टैक्सेशन है जी। अब उनको उन्होंने थोड़ा सा रैशनलाइज करेंगे, वो कहेंगे एडवांस टैक्स है जो आपने फ्यूचर इसमें से डिविडेंड देना है, ठीक है ना, जो आपने फ्यूचर में डिविडेंड देना है ना, तो डिविडेंड पे हम टैक्स कर देते हैं। इसी तरह जैसे डिविडेंड की डेफिनेशन है, वहाँ भी है कि अगर आप डायरेक्टर को लोन देते हैं, प्राइवेट कंपनी लोन देती है, तो लोन इवन दो नॉट ए डिविडेंड, तो उन्होंने कहा ये डिविडेंड समझेंगे और फिर टैक्स लाएंगे। ऑलरेडी डिविडेंड की डेफिनेशन में है कि अगर आपने डिविडेंड लोन दिया टू द डायरेक्टर, तो दैट इज ट्रीटेड एज ए डिविडेंड, इवन दो दैट नॉट डिक्लेयर नहीं है, अनाउंस नहीं है और पेमेंट भी नहीं है। आपने लोन को जब डिविडेंड दिया जाएगा तो वो एडजस्ट कर लिया जाएगा, जब उसको डिविडेंड दिया जाएगा तो वो लोन पे जो टैक्स दिया है डिविडेंड उतना कम कर दिया जाएगा। तो ये भी उसी तरह एडवांस टैक्स है रिजर्व पे, तो रिजर्व पे टैक्स लगा के ले लेंगे, उनके रिजर्व में से जब डिविडेंड देंगे तो उधर एडजस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लॉ, डिविडेंड की डेफिनेशन एग्जिस्ट है, इम्प्लिसिट है उसमें, ठीक है ना, यहाँ आप एक्सप्लिसिट हो जाएगा। क्लियर जी। तो ये इवन दो ये साइंटिफिक एक्सपेंडिचर ऑन द फेस ऑफ इट ये कैपिटल नेचर है, क्योंकि तीसरा कंसेप्ट जो था कि नेचर में फिर आगे फर्दर है कि एक्सपेंडिचर को हम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। एक्सपेंस को वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं, एडमिन हो सकते हैं, सेलिंग हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग हो सकते हैं, टैक्स हो सकते हैं, दूसरी चीज़ होते हैं, तो वो भी। और इसी तरह कैपिटल के भी लाइबिलिटी बेस होते सकते हैं, एसेट बेस हो सकते हैं, कंकरेंट नॉन करंट होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और कैपिटल नेचर के हो सकते हैं। तो ये ऑन द फेस ऑफ इट जो है साइंटिफिक सर्च एक्सपेंडिचर जो है कि कैपिटल नेचर का है। आप एक सर्च साइंटिफिक करना चाहते हैं जिससे आप कोई फार्मूला या कोई ड्राइव करेंगे जिससे बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये भी हो सकता है सर्च करें उसका फ़ायदा ही ना हो, एक्चुअली आउटकम उसकी आए ना कोई, तो इस तरह साइंटिफिक सर्च जो है अकॉर्डिंग टू जहाँ जो एक्सपेंडिचर आप इनकर करेंगे इसका पैरामीटर वो फुलफिल करेगा, तो देन साइंटिफिक सर्च भी डिफाइंड है, किसी इंस्टीट्यूशन को देंगे तो वो भी डिफाइंड है और एक्सपेंडिचर भी डिफाइंड है, और ये पैरामीटर फुलफिल होंगे तो वो भी आप उसी साल में, ये नहीं कि उसका अपॉर्चुनिमेंट हो, कैपिटल है, रेवेन्यू सारा का सारा अलाउ है, तो सब्जेक्ट टू ये फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन हो। तो इसमें साइंटिफिक सर्च ए पर्सन शैल बी अलाउड ए डिडक्शन फॉर scientific search expenditure in Pakistan in a tax year wholly and exclusively for the purpose of driving income from the business chargeable to tax। तो अब यहाँ वो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस नहीं है, ड्राइविंग इनकम, उस इनकम को ड्राइव करने के लिए वो सर्च की जाए, तो फिर वो टू दैट एक्सटेंट जो है वो फिर सर्च एक्सपेंडिचर होगा, तो वो फिर आपका अलाउबल होगा। इन दिस सेक्शन साइंटिफिक सर्च mean any activity undertaken in Pakistan in the field of natural or applied science for the development of human knowledge। नॉलेज की पर्पज़ के लिए वो सर्च ऐसी कोई हो नॉलेज के लिए, तो वो वाली होगी। साइंटिफिक एक्सपेंडिचर मीन एनी एक्सपेंडिचर incurred by person on the scientific search undertaken in Pakistan for the purpose of developing the person business
यहाँ डेवलपमेंट भी है, उसको इन्हांस कर दिया इसमें। इंक्लूडिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट टू अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च फॉर द पर्पज ऑफ पर्सन बिजनेस अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड। तो आपका बिजनेस है, आपने किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को पैसे दे दिए हैं या एक्सपेंडिचर के लिए दे दिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो उस सिचुएशन में वो भी आपका डिविजिबल है। तो लेकिन ये इसमें से कुछ ये क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन है, ये वाले इस पे जो एक्सपेंडिचर होंगे वो साइंटिफिक नहीं होंगे। एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर द एक्विजिशन ऑफ एंड डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल, क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अलाउ होती है, तो इस पर कोई एक्सपेंडिचर है तो वो साइंटिफिक नहीं हुआ। इन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फर्दर ऑफ असर्टिंग द एग्जिस्टिंग लोकेशन एक्सटेंट क्वालिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट, तो ये वाले नहीं होंगे। साइंटिफिक सर्च इंस्टीट्यूट मीन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड बाय द कंडक्टिंग सर्टिफाइड बाय द एफबीआर बोर्ड ने जो है किया, तो साइंटिफिक एक्सपेंडिचर भी है, साइंटिफिक सर्च भी है और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट भी है, तो सारी कंडीशनें इसमें हैं और डिफाइंड भी है। तो क्लियर कट है, ये अगर फुलफिल करता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं फुलफिल करता तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी। तो एम्प्लॉइज भी ट्रेनिंग और फैसिलिटी भी कोई एक्सपेंडिचर, यूजुअली ये भी कैपिटल नेचर के लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग पे या उस पे है और स्पेसिफिकली ये अलाउबल है। तो ए पर्सन शैल बी अलाउड डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बाहर है, वहाँ कैपिटल पे बाहर नहीं थी, वहाँ नीचे कोई दिए थे वो आपकी क्वालिफिकेशन थी। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए टैक्स ईयर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एजुकेशनल, एजुकेशन की मुतल्लिक हो या हेल्थ हो, हॉस्पिटल इन एस्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन एम्प्लॉइज एंड देयर डिपेंडेंट, एनी इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश फॉर ट्रेनिंग of industrial worker recognized added run by federal government, provincial government or local government, उनको पैसे दिए हों या किए हों। ट्रेनिंग ऑफ एनी पर्सन बिजनेस citizen of Pakistan in connection with the scheme approved by the board for the purpose of this section। तो यहाँ एक्सपेंडिचर किए हैं अदर देन कैपिटल, आपने इनको दिए तो वो भी। नेक्स्ट बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपेंस है या फाइनेंशियल कास्ट है, तो इसमें सबसे पहले आपका प्रॉफिट ऑन डेट है, फाइनेंशियल कास्ट है एंड लीज पेमेंट है। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट ऑन डेट, पहले इसको कहते थे इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, तो अब इसको रीडिफाइन करके इंटरेस्ट, क्योंकि वो आपका रिबा जो है वैसे प्रोहिबिटेड है, तो उसको इनडायरेक्टली चेंज करके प्रॉफिट ऑन डेट बना दिया गया। तो प्रॉफिट ऑन डेट है डिफाइंड है। तो पहले प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में देखें। ये 42 का 46 है। प्रॉफिट ऑन डेट वेदर पेएबल और रिसीवेबल मींस, ए है एनी प्रॉफिट यील्ड इंटरेस्ट डिस्काउंट प्रीमियम और अमाउंट ओइंग अंडर डेट अदर देन रिटर्न ऑन कैपिटल। तो जो बारोड कैपिटल है सब जगह, लोन जो है रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं है, जो आपका पेड अप कैपिटल है या पार्टनर कैपिटल है या आपका जो है प्रोप्राइटर कैपिटल है, उस पर अगर आप कोई रिटर्न परसेंटेज दें तो वो नहीं। जो बारोड हो, डेट हो, उस पर जो रिटर्न है या यील्ड है या डिस्काउंट है या प्रीमियम है या अमाउंट है, कोई भी उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आप पेमेंट करेंगे तो वो वाला जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट होगा। दूसरी एनी सर्विसेज फी, जैसे बैंक चार्जेस होते हैं या कोई सर्विसेज फी आपने डेट लिया है, साथ सर्विसेज चार्जेस भी हों। एनी सर्विस फी आर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इंक्लूडिंग एनी फी या चार्ज इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी विच हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज, नहीं यूटिलाइज की उसकी भी आपने कोई फी शी दी है, जैसे वो कमीशन ले लेते हैं, सर्विस चार्जेस ले लेते हैं, जो फीसें शीसें क्रेडिट फैसिलिटी की होती हैं वो भी सारी, उनको भी प्रॉफिट ऑन डेट करेंगे तो वो भी अकॉर्डिंग फिर होगी। ठीक है जी, तो ये इसमें डिफाइंड है। तो वहाँ आपका प्रॉफिट ऑन डेट उसकी कंडीशन है कि वो कवर्ड इनविजिबल है, फिर फाइनेंशियल कास्ट है, फिर लीज पेमेंट है। तो इसमें सबसे पहले प्रॉफिट ऑन डेट का है। प्रॉफिट ऑन डेट इनकर्ड बाई ए पर्सन इन ए टैक्स ईयर टू द एक्सटेंट दैट प्रोसीड और बेनिफिट ऑफ द डेट हैव बीन यूज्ड बाई द पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस।
तो बिजनेस में पहले भी था कि इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल टू द एक्सटेंट दैट कैपिटल इज यूज्ड, तो जो यूज़ किया फॉर द पर्पज ऑफ, तो बाद लोन आप डाइवर्ट भी कर देते हैं, आपने लिया है तो आगे अपनी सब्सिडी को दे दी है या दूसरी कंपनी को दे दिया है, तो वो फिर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है या नहीं है, या और डाइवर्ट कर दिया है, या वैसे ही आपने लोन लिया आपके पहले ही फंड जाता है, तो इस सिचुएशन में फिर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उसके लिए असेंशियल था या नहीं था, या डाइवर्ट तो नहीं हुआ, या आपने लोन लिया और फिर आगे डायरेक्टर को लोन दे दिया। तो इस सिचुएशन में पर्पज ऑफ बिजनेस, उसकी यूटिलाइजेशन, नीड उसकी और उसकी यूटिलाइजेशन वो है नहीं है, ये इस पे आगे पहले भी केस लॉ इसी तरह होते हैं ना, यूटिलाइजेशन डिटर्मिनेशन है, उसमें ये भी है कि ये डिटर्मिनेशन कि कितना लोन लेना है कितना नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये जो डिटर्मिनेशन है वो टैक्स पेयर खुद विजिलेंट है, उसको पता है कि नुकसान होना है फ़ायदा होना है नहीं है, तो वो खुद डिटर्मिन कर सकता है। प्लानिंग जितनी भी है, ऑर्गेनाइजेशन, लैंडिंग, बाइंग जो है ये उसका रोल है, ना कि वो इंटरफेरेंस को, ये डिसीजन वो डिटर्मिन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस होना या प्रॉफिट होना लॉस उनके उसी ने इनकर करना है, तो ये डिसीजन की पावर भी उसी के पास है। इसमें बेटा केस रखे थे कि कोई ना, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1992 का एक केस है, ये इसी जो TU प्लास्टिक में भी है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर भी हो, तो उसमें ये इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल डिसअलाउ किया था, उसको प्रॉपर्ली बहुत कंप्रीहेंसिवली डिस्कस किया है। सुप्रीम कोर्ट का कोई है? बताइए, चलें आगे चलते बेटा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के केस हैं, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल या प्रॉपर्टी। आगे जी लीज रेंटल, सेकंड है लीज रेंटल। तो लीज रेंटल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब लीजिंग होती है तो लीज लाइबिलिटी और लीज एसेट दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि टैक्सेशन में उसका कंसेप्ट नहीं है। वहाँ लीज आप लेते हैं तो उसको लीज जो है एसेट भी आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और साथ लीज लाइबिलिटी जो है वो भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और एसेट को डेप्रिसिएशन करते रहते हैं, और लीज लाइबिलिटी को आप पेमेंट जो उसमें से पेमेंट होती रहती है अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। अब उसके रिकॉर्डिंग के 2-4 मेथड होते हैं, एक ग्रॉस बेसिस पे, तो एसेट तो नेट जितनी आपने लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जितनी फेयर वैल्यू उस पर रिकॉर्ड करना है, और लीज को आप ग्रॉस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें से जितने फ्यूचर के रेंट होते हैं वो लेस कर सकते हैं, तो नेट लाइबिलिटी समझ होगी, फेयर वैल्यू और वो होगी। और फिर आप जो काउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस है वहाँ काउंटिंग में आप एक तो उस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और दूसरा आप जो लीज कर रहे हैं उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है एक उसमें मार्कअप होता है इनबिल्ट, तो उसको आप सेग्रीगेट कर लेते हैं, और मार्कअप आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फाइनेंशियल चार्जेस में, और जो उसका लीज पेमेंट होती है जो प्रिंसिपल होती है वो लाइबिलिटी में आप रह सकते हैं। जैसे लोन की अमाउंट पे करें, इंटरेस्ट करें तो इंटरेस्ट उधर, और जो प्रिंसिपल होती है लोन में से लेस करते हैं, और जो एसेट बारो किया होता है उस पर डेप्रिसिएट करते हैं। तो उसी रूल पे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं अकाउंटिंग में, इसको सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहते हैं, कि उसमें इवन दो ओनरशिप आपकी नहीं है, ओनरशिप तो उसकी जिसने लीज पे दी है उसकी है, तो आप अकाउंटिंग में सब बेनिफिशियल ओनर आप हैं, आपने एसेट दिया है, आपने इस्तेमाल करना है, सब्सिक्वेंट ओनरशिप भी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जानी। तो यहाँ 2 किस्म की लीज होती हैं जिसको रिकॉर्ड, एक ऑपरेटिंग लीज होती है, एक फाइनेंस लीज होती है। फाइनेंस लीज वो होती है जो एट द एंड वो एसेट आपके पास आ जाना है, या उसकी लाइफ ही उतनी है जितनी आपने जिसके लिए लिया है, उसके बाद वैसे एक्सपायर्ड हो जाना है, तो वो आप फिर एसेट और लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑपरेटिंग लीज रेंटल लीज की तरह ही होती है, आपने किराए उसका किराया रिकॉग्नाइज करते हैं, रेंट आप देते रहते हैं, तो वो रेंट रिकॉग्नाइज करते हैं। तो फाइनेंस लीज में आप एसेट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन और मार्कअप रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन टैक्स लॉ इसको फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, ये इसको ऑपरेटिंग लीज ही समझता है। तो ये फाइनेंस लीज को भी ऑपरेटिंग लीज ऑपरेटिंग ही है, वो तो यहाँ भी उसी तरह है वहाँ भी उसी तरह है, लेकिन जो फाइनेंस लीज है जिसका एसेट लाइबिलिटी अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज हुआ है, तो ये वाला जो टैक्स लॉ है हमारा उसको वो फाइनेंस लीज नहीं ट्रीट करता, ना उसकी डेप्रिसिएशन अलाउ करता है जो लीज एसेट है, तो ना ही उसको उसका इंटरेस्ट जो है उसको अलाउ करता है।
सुन लें, बात पूरी सुन लें, ठीक है। ये इसको समझता है कि आप किराया दे रहे हैं, तो ये किराया है तो इसकी तो ओनरशिप नहीं है। आप किराए में आप जितनी लीज पेमेंट कर रहे हैं वो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। किराए वाली की डेप्रिसिएशन आप ले सकते हैं, तो ये यहाँ भी क्योंकि टैक्स लाभ नहीं ले सकेंगे। वो डेप्रिसिएशन जो आपने क्लेम की है अकाउंटिंग में या इंटरेस्ट आपने क्लेम किया वो रिवर्स हो जाएगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, और जो लीज पेमेंट दी है आपने वो आपकी एडमिसिबल है। फिर दोबारा एसेट आपके पास आएगा, हैं वो उस वक्त उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू या फेयर वैल्यू होगी उसका भी उन्होंने रखा होता है कि एंड पे आपने इतने पैसे देने हैं, फिर आप उस पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके पे उसको फेयर वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, वो भी डिटर्मिनेशन होती है कि वो कितनी होगी, उस पर आप रिकॉग्नाइज करें, फिर आपकी ओनरशिप हो जाएगी, फिर उसके मुताबिक वो चलेगा। वो लीज बैक भी कहते हैं, वापस भी ले लेते हैं, तो एक किसी से आपका एसेट भी आपको लेके दिया जा सकता है, तो अब उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो उसको अलाउ होगी जो आपका लेसर है। तो लेसी वाला जो लेसी आप है, लेसी हैं, तो आप उसके टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रेंटल लीज पेमेंट सारी समझें, प्रिंसिपल भी उसमें जो मार्कअप है दोनों आप क्लेम, दोनों जितनी लीज पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर करेंगे वो आप एज ए एक्सपेंस क्लेम करेंगे, और एक्सपेंस अलाउबल एक्सपेंडिचर होंगे। अकाउंटिंग में नहीं होंगे, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन और मार्कअप होगा, उसको आप रिवर्स कर देंगे इनएडमिसिबल समझ के। जो आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से आपने डेप्रिसिएशन लेस की हुई है ना पहले, और मार्कअप लेस किया हुआ, दोनों को ऐड बैक कर दें, और जितनी लीज पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर की है वो डिविजिबल कर लें, उसमें से लेस कर लें। ये तो आपकी ट्रीटमेंट होगी। अब उसकी ट्रीटमेंट जो है वो उस पर डेप्रिसिएशन करेगा, और उसको जो अमाउंट आ रही है वो उसके मुताबिक करेगा, जितनी वो लीज रेंट ले रहा है उसके मुताबिक। जैसे रेंट है, लेंडर है, लेंडर क्या रेंट इनकम रिकॉग्नाइज करेगा, एसेट की डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। हाँ मेरे ख्याल से शेड्यूल 8 है जो उसका 1A है गाना, अगर मैं गलती में नहीं हूँ, उसमें वो फाइनेंस लीज को अलग करता है कि जी आप लेसी जो है वो ले सकते हैं उसको। है? फाइनेंस कौन सा शेड्यूल है? फाइनेंस लीज की जो डेप्रिसिएशन है वो जिसने लीज ली हुई है वो ले सकता है। किधर? यहाँ शेड्यूल 8 है गाना। देखें, बैंकों के जो है ना कि बैंक क्या चीज कर सकते हैं, तो बैंकों के वाले बैंकों के वाले से रहता होगा। बैंकों को कर दिया कि जी आप जो फाइनेंस लीज है वो नहीं क्लेम कर सकेंगे, दूसरे जो ना कौन कर सकेगा? सर नहीं होगा, लेकिन कौन करेगा? वही करेगा ना जिसके उसने अपने नाम रखा हुआ है। नहीं जो बेनिफिशियल ओनर है ना उसके, क्योंकि वो तो सिर्फ कह लें कि नेम लैंडर है, उसे सिर्फ नाम दिया हुआ है, उसने पैसे दिए हुए हैं और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अपने नाम पे रखी हुई है। अदरवाइज आपने गाड़ी लीज पे दी हुई है तो क्या आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं? यहाँ तो नहीं, हम तो इसी को पढ़ते हैं ना, इधर है ना। अभी हम उसने पढ़ा नहीं, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना। अब हम फाइनेंशियल चार्जेस में पढ़ लेते हैं ना, यहाँ क्या है अलाउबल। तो केएसपी की वो ना वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग में यहाँ अभी डिस्कस करते हैं ना, एनी लीज रेंटल incurred by a person in the tax year to the scheduled bank, financial institution and approved Mudarba and approved leasing company special purpose vehicle on behalf of the originator for and is used by the person for the purpose of business, provided that the purpose of determined direction on account of lease rental, the cost of passenger transport not paying for her to the extent of principal amount shall not exceed। तो लीज पेमेंट जो आप रेंटल देंगे सारा का ये एडमिसिबल है आपका, ना डेप्रिसिएशन एडमिसिबल है, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन के भी जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि लीज वाली आपको लाओ नहीं, उसको लाओ। है वो बैंकों के लिए या इंश्योरेंस के लिए स्पेशल किसी को बेनिफिट दिया हो तो आप शेड्यूल जो है लॉ को ओवरराइड नहीं करता। जहाँ इनकंसिस्टेंसी आ जाए बिटवीन द शेड्यूल एंड द लॉ, देन द शेड्यूल शुड गिव वे टू द लॉ टू ऑपरेट। इनका वो टू दैट एक्सटेंट इलीगल वाइड है, उसकी हैसियत भी नहीं, वैसे ऐसे है भी नहीं जो आप बात कर रहे हैं ना, ऐसे है भी नहीं है। क्योंकि वहाँ डेप्रिसिएशन वाले में भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन वो जो लीज एसेट की है वो जो लेसर है वो क्लेम करेगा, आप नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ भी है कि आपने लीज रेंटल क्लेम करनी, वो एडमिसिबल है। डेप्रिसिएशन भी नहीं है और मार्कअप भी आपको अलाउ नहीं तो इधर कहते हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट जब मार्कअप है लीज वाला वो अलाउबल है। यहाँ लीज रेंटल की बात की गई। 8 शेड्यूल देख रहे हैं, 8 शेड्यूल निकालेंगे।
वो मैंने बताया ना कि सब्सटेंस और फॉर्म का रूल जो है वो अकाउंटिंग में है, अकाउंटिंग में उस तरह है, यहाँ नहीं है। टैक्स लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर करता होता तो यहाँ फिर वो उसका मार्कअप और डेप्रिसिएशन अलाउ करता। और लीज रेंट का डबल तो नहीं हो सकता, लीज रेंट भी दे और मार्कअप भी दे और डेप्रिसिएशन भी दे। और आपको जब इनएडमिसिबल होता है वहाँ आप इसकी डेप्रिसिएशन और इसका मार्कअप जो आपने अकाउंटिंग में क्लेम किया होता है वो रद्द करते हैं और वहाँ लीज रेंट अलाउबल में लिखते हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 28 में लीज रेंटल आपने जो पेमेंट की है लीजिंग कंपनी को, मुदारबा को, अप्रूव को, तो वो आपकी है। अदर लीज वैसे बाजार से ले लें तो वो उसकी लीज रेंटल भी अलाउबल नहीं है। जी, ये तो सिक्योरिटी का है, इट्स रूल। बैंकिंग वाला 6 का है, वो 6 नहीं 9 है कि 7? 9 तो कुछ और ही है। बैंकिंग में कहीं हो सकता है स्पेशल बैंक के लिए दिया, बैंक को तो है, वो तो बेनिफिट उसी को दिया गया ना। ये सर उसको स्पेसिफिकली उसको इंक्लूड किया गया था कि फाइनेंस लीज के अंदर जो ना वो आप बैंक उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लेगा। है फाइनेंस लीज के अंदर बैंक डेप्रिसिएशन नहीं लेगा, सिर्फ ऑपरेटिंग। वैसे उसको डिसअलाउ कर दिया हो तो लहदा बात है बैंक को, उससे उसको डिसअलाउ करने से यहाँ क्लेम तो नहीं हो सकती ना। अगर बैंक को वो और शेड्यूल तो बैंक से डील करता है ना। बैंकों ने कहा भी आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, तो डेप्रिसिएशन की बजाय उसको कहा पूरी लीज ले ले, नहीं समझे। अदरवाइज डेप्रिसिएशन उधर लीज इनकम है ना, तो उनको डेप्रिसिएशन तो एक अलाउंसेस है, स्टैचुटरी बेनिफिट है, जिसको चाहे स्टैचू दे दे, जिसको चाहे ना दे, नहीं समझे। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस इज नॉट ए एक्सपेंडिचर। वो एक लॉ हमारे इनकम टैक्स लॉ में, वो जो है अकाउंटिंग में उसको हम एक्सपेंडिचर समझते हैं, एलोकेशन ऑफ कास्ट ओवर पीरियड ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक बेनिफिट। यहाँ वो स्टैचुरी उसको एक्सपेंडिचर समझा ही नहीं जाता, वो स्टैचुरी अलाउंसेज है। एक स्टैचुरी आपको ग्रांट दी गई है कि इतने % आप ले लें, ट्रिपल डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन, डबल डेप्रिसिएशन, अलाउंसेज में स्टैचुरी को बेनिफिट आपको दे दिया कि चाहे दे चाहे ना दे। ठीक है, टैक्स लॉ में उसको एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, अमार्टाइजेशन को एक्सपेंडिचर नहीं समझा जाता। डिडक्टेबल अलाउंसेज उसको एक स्पेशल एक बेनिफिट दिया गया। क्लियर। कई इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री को ट्रिपल डेप्रिसिएशन, इनिशियल डेप्रिसिएशन, पर कई नाम रखे हुए। तो इसलिए वहाँ डिसअलाउ की है, तो वो बैंकों को डिसअलाउ करने से यहाँ हर आदमी को अलाउ नहीं हो जाएगी डेप्रिसिएशन। क्लियर। अगर शेड्यूल है, शेड्यूल किसी जैसे आपके गैस है, ऑयल एक्सट्रैक्शन वाले हैं, उनका शेड्यूल है, बैंकिंग का शेड्यूल है, वो शेड्यूल डील करता है टू द बैंक। जैसा इंश्योरेंस का शेड्यूल है, तो वो इंश्योरेंस के प्रॉफिट एंड लॉस उसकी डिटर्मिनेशन में कोई डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग भी तो उन्होंने क्लेम की होगी, हो सकता है। अब एक लेसर ने आपको लीज किया है, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक तो क्लेम करेगा, पहली बात। दूसरा, लीज इनकम वो अपनी रिकॉग्नाइज करेगा। ये तो बैंकिंग कंपनी के लिए ना। सर उसमें देखिए फाइनेंस लीज को उन्होंने कहा कि ये वो आप नहीं लेंगे, लेकिन दूसरा जो है ऑपरेटिंग लीज वाले आप लेंगे। ये बैंकिंग कंपनी के प्रॉफिट डिटर्मिनेशन की बात है। उधर उनकी इनकम आ गई लीज वाली, अब उधर उसकी डेप्रिसिएशन अलाउ करे या एसेट की या ना करे, नहीं समझे। डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंसेस अमार्टाइज्ड अंडर 22-23-24 प्रोवाइडेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अमार्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी एडेड टू द इनकम। शैल बी एडेड टू द इनकम क्या मतलब? ऊपर से पढ़े, इनकम प्रॉफिट गेन ऑफ शैल बी टेकन टू द बैलेंस ऑफ द इनकम
from the all sources before tax disclosed in the annual required to be furnished to the state bank are subject to the following provision। ये तो स्टेट बैंक को फर्निश करने के लिए उसने कहा है कि इस तरह आपने करना है। डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इनिशियल अमॉर्टाइजेशन प्रोवाइडेड अकाउंटिंग अमॉर्टाइजेशन शैल बी एडेड टू द इनकम। ये तो इनको में ऐड कर रहा है। सर ये ऑपरेटिंग लीज के वाले से हो गया ना, अच्छा। आगे जो है ना ऑपरेटिंग लीज तो लिखा नहीं गई, लिखा तो कोई नहीं लेकिन अंडरस्टूड। अच्छा चलो, नो अलाउंसेज आर डिडक्शन अंडर दिस रूल शैल बी डिविजिबल ऑन द एसेट। हाँ यानी जो फाइनेंस लीज के ऊपर किसी बैंक ने या लीजिंग कंपनी ने दिए हैं तो उसके ऊपर वो फाइनेंस लीज के ऊपर अपनी डेप्रिसिएशन नहीं ले सके। हाँ तो वो या उसका ओनर नहीं है। है नहीं नहीं ये नहीं लिखा, ये नहीं कि उसको क्लेमेट उसका क्लेम खत्म किया, अभी वो नहीं आप कर सके जो स्टेट बैंक को अकाउंट देने। लेकिन एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसको किसी ना किसी ने तो उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है ना, ये लेसर नहीं है। नहीं नहीं, ये स्टैच्यूट जो टैक्स लॉ है इसमें जिसको चाहे स्टैच्यूट दे दे, जिसको चाहे ना दे, ठीक है ना। उसने कहा नो अलाउंसेज और डिडक्शन अंडर दिस शैल बी डिविजिबल ऑन द एसेट गिवन ऑन लीज एसेट। तो ऊपर तो एडिशन कही है कि जो आपने क्लेम किया ऐड करने, ऊपर वाली लैंग्वेज देखे क्या है। सर मैं इसको जो समझ रहा हूँ, जो पहले वाला पार्ट है वो ऑपरेटिंग लीज के हवाले से है, हाँ। और जो एसेट जो ना आगे किसी ऑपरेटिंग लीज वाली ऐड कर देनी, नहीं ऐड ही कर दी, सिर्फ इनको में कैसे ऐड कर दी। ये सब बाहर किया कि हाँ उसने फाइनेंस लीज है जो किसी को एसेट दिया होगा उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लेनी है, यानी वो आपको Profit gain of banking shall be taken to the balance of the income from all sources before tax disclosed in the annual accounts required to be furnished to the bank account subject to। ये तो वही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने स्टेट बैंक को जो देना है उसमें ये चीज़ें कुछ ऐड करनी है कुछ लेस करनी है। उसने कहा ये ऐड नहीं करनी, वो वाले ऐड कर देनी। दूसरी डेप्रिसिएशन है जो है ना, जो आम 21-22 में किस पे है, बाई डेप्रिसिएशन इनिशियल डेप्रिसिएशन तो लीज एसेट पे नहीं होती ना, वो तो दूसरे एसेट पे होती हैं। इनिशियल डेप्रिसिएशन जो है या आपकी ट्रिपल डेप्रिसिएशन या नॉर्मल है तो वो 21-22 की सारी की बात कर रहा है, उसमें लीज की नहीं बात कर रहा, पूरा सेक्शन दे रहा है, ठीक है। इसमें हम इन्फर नहीं कर सकते कि सिर्फ फाइनेंस लीज की ऑपरेटिंग लीज की कह रहा है ऐड कर लो तो दूसरी लेस कर लो। ये स्टेट बैंक को जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो फाइल करना है उसमें डेप्रिसिएशन अलाउंसेस सारे ऐड करने। इट मीन बेसिक ये होता है कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई लीज एसेट है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ना बैंक ले सकेगा ना लेस ले सकेगा। नहीं ये नहीं है, तो कौन लेगा? नहीं डेप्रिसिएशन का इसमें तल्लक ही कोई नहीं। डेप्रिसिएशन आपने क्लेम की है वो कहता है रिवर्स करके उसको देना है। एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, से पहले डेप्रिसिएशन अलाउंस नॉन कैश आइटम होते हैं, वो सारे ऐड कर रहे हैं तो उससे कैश फ्लो पता चलता है, ठीक है ना। कैश वाला ही सिस्टम हो ना सारा, तो उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह तो कैश आउट नहीं हुआ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो ऐड कर दे तो उतना कैश होता है। ये नॉन कैश आइटम्स होते हैं, तो इसको ऑपरेटिंग कैश कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट होते हैं आफ्टर टैक्स उसमें वो ऐड कर दें तो वो बिफोर टैक्स जो होता है वो कैश के बराबर ही होता है, ठीक है। उस पर्पज़ के लिए स्टेट बैंक को जो करना है उसने कहा वो वाला करना है, फाइनेंस लीज वाला नहीं ऐड करना। स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक लीजिंग कंपनी है और एक दूसरा मैंने वहाँ से उससे एक गाड़ी ली, उस गाड़ी क्योंकि वो डेप्रिशिएबल एसेट है, उससे डेप्रिशिएट होना बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसकी डेप्रिसिएशन कौन लेगा, बैंक, लीजिंग कंपनी या मैं? इसकी लीजिंग कंपनी लेगी क्योंकि डेप्रिसिएशन में दिया हुआ है कि आप नहीं लेंगे, वो लीजिंग कंपनी देगी। सेक्शन 22 में पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि आप नहीं लेंगे लेसर लेगा, ठीक है। इसमें उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया कि वो आप यहाँ, क्योंकि टैक्स लॉ में इसको ऑपरेटिंग फाइनेंस को भी ऑपरेटिंग लीज ही समझा गया, ठीक। नहीं तो देख लो उसको, भाई इसको अगला लेक्चर हमारा उस पर होगा तो उसमें डेप्रिसिएशन में स्पेसिफिकली लीज का कहा गया है कि लीज की जो लीज एसेट की डेप्रिसिएशन वो जो लेसर है वो लेगा। लेसी के लिए वो दोनों ही ऑपरेटिंग लीज है, इसीलिए आपको अगर आपने अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन क्लेम की भी है तो रिवर्स हो जाएगी। अगर आपने मार्कअप क्लेम भी किया है तो वो सारा मार्कअप और डेप्रिसिएशन इकट्ठा करेंगे तो लूज पेमेंट ही बन जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। एक सिचुएशन है कि आप रेंट क्लेम कर लें, दूसरा सिचुएशन है कि आप डेप्रिसिएशन और मार्कअप कर लें। डेप्रिसिएशन यूजुअली इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट होती है,
वो एलोकेट करते हैं ना, प्रिंसिपल को आप फेयर वैल्यू कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, दोनों को मिलाएं तो वो टोटल लीज पेमेंट होती है। तो वो दोनों को डिसलाएगा, लीज पेमेंट आपको अलाउ कर दी। हाँ, नेक्स्ट वाला जो होगा, तो इसलिए अकाउंटिंग में सब्सटेंस ओवर फॉर्म का फार्मूला है, वहाँ हम जो है वहाँ उसको यूज़ करते हैं कि बेनिफिशियल ओनर ये है और ये डेप्रिसिएशन करेगा, मार्कअप करेगा, लेकिन टैक्स लॉ जो है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता अनलेस सेंट्रल, क्योंकि लीज जो डेप्रिसिएशन इटसेल्फ भी है लॉ में, जो टैक्स लॉ है इसमें ये स्टैच्यूटरी अलाउंसेज हैं, इसको एक्सपेंडिचर नहीं समझे, नॉन कैश आइटम है, तो इसलिए जिसको चाहे वो दे दे और जितना मर्जी अलाउ कर दे। पहले साल आपको 100% भी दी जा सकती है, इवन दो यूज़ हुई या नहीं हुई, आपको कहे 100% ही क्लेम कर लो, तो 100% तो कहीं नहीं है अकाउंटिंग में या कहीं है, ठीक है। यहाँ ये लेजिस्लेटर की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि जितना मर्जी ये बेनिफिट दे दिए जाए। बाज़ दफ़ा कुछ बेनिफिट ऐसे भी थे प्रमोशन के थे कि आपने 10 रुपये इनकर किए हैं तो उसका उन्होंने कहा 30% और अलाउ कर दे, इवन दो नॉट इनकर्ड, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टैच्यूटरी बेनिफिट जो होते हैं, ये अलाउंसेस जो होते हैं, ये लेजिस्लेटर की मर्जी है कि प्रमोट टू इंडस्ट्री या अदरवाइज किसी फील्ड को जितना चाहे दे दे। तो ये डेप्रिसिएशन जो फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है यूजुअली वो इनडिविजिबल है। आखिरी रूल ये था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो जनरल रूल ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नेचर के हैं, जो यूजुअली रेगुलरली इनकर होते हैं, वो अलाउबल होते हैं अनलेस अनटिल उसको लेजिस्लेटर ने टैक्स लॉ में डिसअलाउ ना किया हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन जो भी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली डिसअलाउड होते हैं अनलेस अनटिल उसको अलाउ ना किया हो, ठीक है, ये जनरल रूल हो गया। तो अब ये डेप्रिसिएशन वाले यूजुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, दे आर इनडिविजिबल, तो लॉ ने अलाउ कर दिए, सेक्शन 20 में कह दिया है कि फ्यूचर ईयर में ऐसे होगा तो वो होगा। क्लियर, ये जनरल रूल 3 महीने पर्पज वाला और आखिरी नेचर वाला, उसका अकाउंटिंग ईयर वाला। तो ये फंडामेंटल है। आगे सब्जेक्ट टू कंडीशन, वैसे तो डेप्रिसिएशन किस रेट पे होगी, ये एक अलहदा रूल है, तो अब किस पे होगी। अकाउंटिंग में तो आप लाइफ डिटरमिन करते हैं और 10-12 मेथड है आपके, रिटन डाउन वैल्यू है, स्टेट है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है, और सेलिब्रेटेड मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, आर मेथड है। यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ एक ही मेथड है रिटन डाउन वैल्यू, और दूसरा रेट थर्ड शेड्यूल में फिक्स है। तो लीज वाले पे कौन लगेगा, लीज तो एसेट का है ही नहीं उधर, तो इसलिए वो लीजिंग वाला जो है वो लीज पेमेंट ही रहा है, दूसरी नहीं। वैसे भी ऑब्जेक्शन भी आते हैं, बाद लोग जिनने लीज एसेट लिए होते हैं वो एड बैक करते ही नहीं है, तो टैक्स अफसर ऑब्जेक्शन लगाता है भी लीज वाला, ये अभी भी हमने केस देखा है, उसमें लीज पेमेंट आप उसने क्लेम की नहीं और वो इनएडमिसिबल डिक्लेयर नहीं की डेप्रिसिएशन, उसने कहा लीज एसेट की तो लाभल नहीं, तो अब इसको इनएडमिसिबल है तो एड बैक करता हूँ, मार्कअप क्लेम किया वो भी एड बैक करता हूँ, लीज वाली पेमेंट आपने क्लेम ही नहीं की, ठीक है, जो एडमिसिबल थी। तो इसलिए फिर तो सेकंड है हमारा लीज पेमेंट, इनकम शेड्यूल बैंक फाइनेंशियल एटसेट्रा। ये मुदारबा है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, मुदारबा की अगर आपने पेमेंट की है कोई, या आपका जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होते हैं जिसमें आप दोनों लेंडर और दोनों शेयरिंग करते हैं, तो वो अमाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसके लिए है, या बैंक वाले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैंक स्टेट बैंकों को पैसे देते हैं जो रिलेटिंग टू, या उधर अर्निंग करते हैं प्रॉफिट एंड डेट की, इधर वो उसका रिलेटेड बारो करते हैं, उस पर पेमेंट करते हैं, तो बाकी वाले इस तरह है। नेक्स्ट बेटा, अगले वाला, अगला नेक्स्ट हेड, ये बैड डेट है। बैड डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम प्रोविजन भी डालते हैं, तो उसकी अलाउइंग या डिसअलाउइंग या डिविजिबिलिटी या इनडिविजिबिलिटी, वो इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन जो है 29 है, 29 के तहत इसकी होगी। ये बहुत इसमें पर्सन शैल बी अलाउड है डिडक्शन ऑफ बैड डेट इन ए टैक्स ईयर इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, नेमली, तो ये कंडीशन, 2 कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होंगी तो आपका डिविजिबल है, अगर ये कंडीशन नहीं होगी, सब्जेक्ट टू दीज कंडीशन है, अगर आप फुलफिल नहीं करते तो फिर इनडिविजिबल होगा। फिर उसके बाद आगे रिकवरी का है
कि एक दफ़ा आपको अलाउ हो गया तो बाद रिकवरी जो है आपकी कितनी हुई, ज़्यादा हुई या कम हुई। तो उस सिचुएशन में जो कम ज़्यादा वाला है उसका भी रूल है, कितना आपने ऐड करना है कितना नहीं करना। तो ये इसको हम देख लेते। तो पहला है कि प्रीवियसली इंक्लूडेड इन द पर्सन इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टैक्स। तो अगर आपने जो बैड डेट क्लेम किया है वो पहले आपकी इनकम में नहीं है, आपने सेल वो रिकॉर्ड नहीं की, रिसीवर रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उस सिचुएशन में आप क्लेम नहीं कर सकते। पहले उसकी इनकम रिकॉग्नाइज हो, तो इनकम से मुराद उसकी सेल या रिलेटेड हो, फिर आप उसका बैड डेट। वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में इनकम आपने रिकॉग्नाइज नहीं की, आप कहें जी इतनी लॉस होगी तो मैं बैड डेट करता हूँ, तो वो वाला बैड डेट लाओ नहीं। पहले उसका इनकम में होना, उसकी रिलेटेड इनकम होना ज़रूरी है, तो फिर वो उसका बैड डेट आप जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी लैंड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस चार्जेबल टैक्स। दूसरा, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक हैं वो अमाउंट जो लैंड करते हैं उस पर जो इनकम आती है वो उनकी चार्जेबल टैक्स हो, फिर उसका रिलेटेड जो है फिर उस पर वो प्रोविजन डाल सकते हैं कि इतनी आप हमारा इररिकवरेबल है या बैड डेट है। अगर वो इनकम ही उसकी नहीं रिकॉग्नाइज की तो उस सिचुएशन में फिर उसका वो बैड डेट भी उसका रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इस तरह द डेट आर पार्ट ऑफ डेट इज रिटन ऑफ इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन इन द टैक्स ईयर। तो तीसरी जो बात है, पहली दो कंडीशन वो है कि प्रीवियस इनकम में हो और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है तो उसने उसकी रिकॉग्नाइज की और चार्जेबल टैक्स हो, और दूसरा आपने राइट ऑफ की हो, उसने बैड डेट जस्ट प्रोविजन ना हो बल्कि उसने आपने डेटर की जो रिसीवल्स हैं उसमें भी राइट ऑफ करके प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किए हों, तो अकाउंट में राइट ऑफ करना भी ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद देर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट डेट इज इररिकवरेबल। रीजनेबल ग्राउंड आपके पास ये हो, आप रिकवरी मैयर लिए हों, केस चेस उसके किया हो और उससे ये पता चलता हो कि रिकवरेबल नहीं है, तो रीजनेबल ग्राउंड आपके पास हो कि रिकवरेबल नहीं होगा, तो तीनों कंडीशन ये फुलफिल होंगी, तो फिर आप इसको बैड डेट एज ए क्लेम आप कर सकते हैं और आपका अलाउबल होगा। अब उसके बाद फिर देखा जाएगा कि बैड डेट आपने राइट ऑफ भी कर लिया, क्लेम भी कर लिया, फिर रिकवरी आपको आ जाती है, तो रिकवरी फिर आपकी इनकम में एडिशन होगी। अगर आप डिफरेंस देखेंगे कितना आपने राइट ऑफ किया है और उसमें से कितना आपने दोनों का डिफरेंस क्लेम कितना किया है, राइट ऑफ कितना किया है। अगर आपकी रिकवरी विद इन द डिफरेंस रेंज है तो वो अलाउबल होगी, और डिफरेंस से अबव है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो आगे, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड टू ए पर्सन अंडर दिस स्पेसिफाइड टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ रिटर्न डाउन इन द अमाउंट ऑफ इन द टैक्स ईयर। उसका वेयर जो राइट ऑफ करनी है रिटर्न डाउन से ज़्यादा ना हो आपकी ना। तो अगर आपने वैसे क्लेम किया है रिटर्न डाउन कम है तो आप दोनों के डिफरेंस हम देखेंगे। वेयर ए पर्सन हैज़ अलाउड ए डिडक्शन इन ए टैक्स ईयर फॉर बैड डेट and in the subsequent tax year the person received in cash or kind any amount in respect of bad debt, the following rule shall apply, namely अगर आपने बैड डेट राइट ऑफ कर लिया है, एक क्लेम किया है, एक राइट ऑफ किया है, सब्सिक्वेंटली उसके आपको पैसे आ गए हैं, तो आप पैसे या तो उस पर ऐड होंगे, किस एक्सटेंट तक ऐड होंगे और किस तक नहीं होंगे, ये इसके लिए दो रूल्स हैं। नंबर 1 है वेयर द अमाउंट रिसीव्ड एक्सीड, पहले बार अमाउंट आपने कितनी रिसीव है वो आप देखेंगे, फिर आगे दो अमाउंटों का डिफरेंस है उससे कंपैरिजन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन होल ऑफ द बैड डेट एंड अमाउंट प्रीवियसली अलाउड एज रिडक्शन, होल कितने बैड डेट हैं आपके, पिछले अलाउ कितने, उनका डिफरेंस आप देखेंगे। डिफरेंस के बाद फिर रिसीव को कंपैरिजन करेंगे, अगर रिसीव उस डिफरेंस से अबव होगा तो आप ऐड करेंगे, विद इन दैट होगा तो वो भी फिर अलाउ हो जाएगा। एक्सेस शैल बी इंक्लूडेड, एक्सेस होगा शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द टैक्स ईयर इन विच इट वाज रिसीव, उस साल में, वैसे उस साल से पर्टेन नहीं करता लेकिन उस साल में जिस साल में रिसीव हुआ है वो एक्सेस जो होगा दोनों के डिफरेंस का वो ऐड हो जाएगा। आगे नीचे, वेयर अमाउंट ऑफ रिसीव्ड इज लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ होल ऑफ सच बैड डेट एंड अमाउंट ऑफ द डिडक्टेड अंडर सेक्शन द शॉर्टफॉल शैल बी अलाउड, अगर वो रिसीव कम है उससे तो वो फिर उतना, इट मीन जितना आपने क्लेम किया हुआ है इवन दो राइट ऑफ नहीं किया तो वो आया तो वो भी फिर आपका उस सेक्टर में फिर भी अलाउ हो जाए, फर्दर अलाउ हो जाएगा। क्लियर? ये इसके डिफरेंट केस है। कंडीशन कौन सा केस है?
ये 2023 PTT 351 है, उसके बाद 2020 है CMR 1045 है, 2020 PTT सुप्रीम कोर्ट 1390 है, और 2019 PTT 2293 है, 2018 PTT 500 है, तो इसके बाद 2012 PTT 1139 है। डिफरेंट है इसमें। आप रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ बैड डेट आप ये केस ला कंसल्ट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट। अगला के कौन सा? प्रोविजन फॉर रिगार्डिंग कंज्यूमर लोन। ये बैंकों के, अगर इसी तरह नॉन परफॉर्मिंग लोन है और दूसरे हैं ये बैंकों के, तो ये भी आपके बैंकिंग कंपनी हाउस फाइनेंस का 3% या 2% तक अलाउबल है उनको। आगे नेक्स्ट बेटा। प्रॉफिट ऑन नॉन परफॉर्मिंग लोन बैंकिंग कंपनी, अगर आप वापस नहीं मिल रहा या उसमें, तो उस सिचुएशन में उसका भी जो अमाउंट इंटरेस्ट है, जितनी इनकम है, उसके अगेंस्ट भी आप डाल सकते हैं प्रोविजन। नेक्स्ट बेटा। इसी तरह पार्टिसिपेशन वाले आ गया है, ट्रांसफर टू पार्टिसिपेशन। जो पार्टिसिपेशन के लिए जिस तरह में लोन होता है उसी की कैटेगरी होती है, जिसमें आप प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे शेयर इशू करते हैं, तो वो जितना आप उनको उस बेसिस पे देंगे वो भी आपका डिविजिबल होगा। खत्म हो, चलो वैसे भी खत्म हो गया। सेक्शन 109 को हम देख लेते हैं, मेरा ख्याल अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट टाइम है वो हमने सेक्शन 60 डोनेशन और वो वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन, एजुकेशन के एक्सपेंस, वो हम देखेंगे। उसके अलावा 109 सेक्शन जो है वो रिकरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो आप देखेंगे, तो उसके केस लॉ हैं 34। वो फिर अगला जो एडिशन का चैप्टर आएगा, एडिशन में हम 39 वाला जो लोन अदर देन क्रॉस चेक है, और सेक्शन 11 जो है, और फिर डेप्रिसिएशन, उसके बाद डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन और डिप्लीशन डिस्कस करेंगे सेक्शन 22, 23 और 25 तक। उसके अगले में फिर एडिशनल वालों में आएगा लोन वाला 39, 34 वाले क्रॉस चेक वाले, और फिर उसके साथ ही सेक्शन 1111 जो है। तो वो थैंक यू वेरी मच।